अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय अमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए मलिक सफदर हयात की सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी का दूसरा और आखिरी हिस्सा सुनते हैं। हमसे पहले कोई और शख्स ज़ैबुन के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। उसने हाथ में एक वज़नी थैला उठा रखा था। उसकी उम्र का अंदाज़ा मैंने 50 के लगभग लगाया। मेरा अंदाज़ा बाद में गलत साबित हुआ। वो 40-42 का था, मगर मुस्तकिल पेट के दर्द में मुब्तला रहने के सबब उसकी सेहत बहुत तेज़ी से गिरती चली जा रही थी। हम उसके करीब जाकर खड़े हो गए तो उसने सवालिया नज़रों से हमें देखते हुए पूछा, जी फरमाएं। मैंने कहा, हम ज़ैबुन नामी एक औरत से मिलने आए हैं। वो इसी घर में रहती है। ज़ैबुन के नाम पर उसकी त्योरी चढ़ गई। सख्त लहजे में बोला, आप कौन हैं? ज़ैबुन से क्यों मिलना चाहते हैं? हम जो कोई भी हैं ये तुम्हें पता चल जाएगा। एएसआई ने भी जवाबन तपे हुए लहजे में कहा, पहले हमारे सवाल का जवाब दो। इस वक्त अगर हम वर्दी में होते तो यकीनन वो शख्स इतनी गर्मी न दिखाता। एएसआई के अंदाज पर वो चिराग पा हो गया। फिर भड़क कर बोला, हाँ ज़ैबुन इसी घर में रहती है और वो मेरी घरवाली है। अब आप बताएं किस सिलसिले में इससे मिलने आए हैं, और इससे पहले तो ये बताएं कि आप हैं कौन और कहाँ से आए हैं। अब मैंने अपना तारुफ करवाना ज़रूरी समझा। मैंने कहा, हम लाला मूसा से आए हैं। मैं वहाँ के एक थाने का इंचार्ज हूँ और मलिक सफदर हयात मेरा नाम है, और ये मेरे साथ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अहमद हसन है। जब उसे पता चला कि हमारा ताल्लुक़ पुलिस के महकमे से है तो वह कतरे नर्म पड़ गया, मगर उसके लहजे का ओखापन पूरी तरह ज़ाइल नहीं हुआ था। बरहमी से बोला, अच्छा तो थानेदार साहब, आप मेरी बीवी को गिरफ्तार करने आए हैं? क्या कसूर किया है उसने? मैंने उसके तंज़िया अंदाज को नज़रअंदाज करते हुए कहा, ज़रूरत पड़ी तो गिरफ्तार करके भी ले जाएंगे। फ़िलहाल तो हम एक केस के सिलसिले में थोड़ी सी पूछगछ करने आए हैं। कौन सा केस? कैसी पूछगछ? उसने खौफज़दा लहजे में पूछा। इसकी सारी अकड़ को गायब हो चुकी थी और वो राह रास्त पर आ गया था। एएसआई ने मज़ीद खौफज़दा करने के लिए कहा, ये तो सब थाने जाकर पता चलेगा बच्चू। वो हिरासा नज़रों से मुझे देखने लगा। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए सवाल किया, हफ्ता 3 तारीख को जमील अख्तर यहाँ आया था? जमील? कौन जमील? वो लुकनज़दा अंदाज में बोला। मैंने गुस्सीले लहजे में कहा, ज़्यादा होशियारी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ज़ैबुन के घर वाले, कानून से गलत बयानी करके तुम बुरी तरह फंस जाओगे। वो मेरे लहजे की संगीनी को महसूस करते हुए लजाजत से बोला, माफ़ कर दें जनाब, मुझसे गलती हो गई। मैंने इसी लहजे में अपना सवाल दोहराया, जमील अख्तर तुम्हारी साली का लड़का? जमील अख्तर 3 तारीख को तुम्हारे घर आया था? जी आया था, उसने जवाब दिया। फिर तशवीशनाक लहजे में दरियाफ्त किया, क्या हुआ उसे? खुदा न खास्ता कोई हादसा वगैरह? मैंने उसका जुमला क़िते करते हुए बताया, जमील अख्तर को किसी ने कत्ल कर दिया है। उसकी लाश लाला मूसा के रेलवे स्टेशन के करीब से हमें मिली है और हम इसी सिलसिले में यहाँ आए हैं। जब तक मैं अपनी बात ख़त्म करता वो अफसोसनाक अंदाज में गर्दन हिलाता रहा और मेरे खामोश होते ही वो एक ठंडी आह भर कर बोला, ये तो होना ही था जनाब। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने चौंक कर पूछा, क्या होना था? उसने जवाब देने के लिए मुंह खोला ही था कि दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। फिर एक ज़रा सा सर का और वहाँ एक औरत की झलक दिखाई दी। हम पर नज़र पड़ते ही इस औरत की आंखों में हैरत का तासुर उभरा। उसने दरवाजे का पट पूरा खोल दिया और फिर कहा, क्या बात है तालिब हुसैन, तुम किन लोगों से बात कर रहे हो? वो यकीनन ज़ैबुन्निसा उर्फ ज़ैबुन ही थी। उसने अपने शौहर को तालिब हुसैन कहकर मुखातिब किया था। हमारे सामने खड़े हुए शख्स यानी तालिब हुसैन ने हाथ में पकड़ा हुआ भारी भरकम थैला ज़ैबुन की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो सौदा और तुम अंदर जाओ। वो अंदर जाने के बजाय वहीं दरवाजे में खड़े खड़े थैले का मुंह खोलकर देखने लगी। थोड़ी सी छान फटक के बाद उसने तेज़ लहजे में शौहर को डांट पिलाई, ये तुम फिर वही साबुन उठा लाए हो? कमबख्त घिसने का नाम ही नहीं लेता, बिल्कुल पत्थर है, मेरे तो हाथ रह गए हैं। मैंने कहा ना तुम अंदर जाओ। तालिब हुसैन ने इसे झिड़का, मगर साफ जाहिर हो रहा था कि वो मसनूई झड़क थी। ज़ैबुन के तर्ज़ गुफ्तगू से मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि घर में उसी की हुक्मरानी थी और तालिब हुसैन महज एक दब्बू शौहर था। अंदर तो मैं चली ही जाऊंगी, पर ये लोग कौन हैं? ज़ैबुन ने तहकुमाना अंदाज में दोबारा हमारे बारे में दरियाफ्त किया। तालिब हुसैन ने झुल्ला कर कहा, ये पुलिस वाले हैं। तुम्हारे भांजे को किसी ने कत्ल कर दिया है। ये लाला मूसा से तफ्तीश करने तुम्हारे पास आए हैं। हाय मैं मर गई।
वो सीने पर हाथ रखकर बोली, जमील अख्तर को किसने कत्ल कर दिया? और देख लिया तुमने? तालिब हुसैन ने दिल का गुबार निकालते हुए कहा, तुम इसे जो पट्टियां पढ़ा रही थी ना, इसका नतीजा तो यही निकलना था। मैंने तुम्हें मना भी किया था। मैं जानता हूँ वो नाम नेहाद चौधरी नहीं, वो राना नवाजिश अली किस कुमाश का आदमी है, पर तुम्हारी तो मत ही मारी गई थी। ताया, सगे ताया ने मासूम भतीजे को कत्ल कर दिया। हाय वे मेरे यार रब्बा, वो सीना कोबी करते हुए बोली। फिर मुझसे मुखातिब हुई, थानेदार साहब, आपने राना नवाजिश अली को गिरफ्तार कर लिया है ना? ये राना नवाजिश अली कौन है? मैंने तालिब हुसैन से दरियाफ्त किया। इसने जवाब देने से पहले गली में जमा होने वाले अफराद को देखा। हमारी इस मसले के दौरान में हमारे आसपास काफ़ी लोग जमा हो गए थे। तालिब हुसैन ने मुझे मुखातिब करते हुए कहा, मलिक साहब अंदर बैठक में आ जाएं। फिर उसने ज़ैबुन को दरवाजे में से अंदर धकेलते हुए हमें अंदर आने का इशारा किया। थोड़ी ही देर बाद हम तालिब हुसैन की बैठक में बैठे हुए थे। 3 घंटे की तवील नशिस्त में मेरे तुर्श और तल्ख और सख्त और संगीन सवालात के जवाब में मकतूल जमील अख्तर की खाला ज़ैबुन और खालू तालिब हुसैन ने जो तफसीलात मुझे बताईं, इनमें से गैर ज़रूरी बातों को हज़फ करके मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। जमील अख्तर यतीम पैदा हुआ था। इसकी पैदाइश से 2 माह कबल उसका बाप चौधरी अमानत अली करंट लगने से हलाक हो गया था। जमील के साथ ही उसकी बदकिस्मती भी पैदा हुई थी। अभी उसकी उम्र पूरे 4 साल की भी नहीं हुई थी कि उसकी वालिदा सईदा खातून भी नमूने का शिकार होकर उससे हमेशा के लिए जुदा हो गई। चौधरी अमानत अली और चौधरी नवाजिश अली सिर्फ 2 भाई थे। नवाजिश अली बड़ा था। इनके बाप यानी मकतूल जमील अख्तर के दादा ने मरने से पहले पूरी ज़मीन और जायदाद दोनों बेटों में मसावी तकसीम कर दी थी। इसलिए बाप की मौत के बाद इन दोनों में ज़मीन और जायदाद के बंटवारे पर सर फटोल नहीं हुई। नवाजिश अली शुरू ही से शहरी ज़िंदगी का ख्वाहिशमंद था, मगर जब तक बाप जिंदा था इसे ये कदम उठाने की हिम्मत न हुई। मगर अब उसके लिए रास्ता साफ हो चुका था। उसने पहली फुर्सत में अपने हिस्से की ज़मीन बेची और मौजा कड़ियान वाला को खैराबाद कहकर लाला मूसा आ गया। इसे ज़रा से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो कारोबार करना चाहता था। लाला मूसा में उसने साफ सुथरे इलाके में रिहाइश इख्तियार की और गल्ला मंडी में दुकान हासिल करके आड़त का कारोबार शुरू कर दिया। अब चौधरी नवाजिश अली से राना नवाजिश अली बन गया था। उसकी दुकान पर बहुत बड़ा बोर्ड आवेज़ा था, जहां जली हरूफ में राना नवाजिश अली एंड सन्स लिखा हुआ था। नवाजिश अली के 2 बेटे थे, राना फैयाज अहमद और राना रियाज अहमद। ये दोनों भाई जमील से बड़े थे। जमील की पैदाइश पर रियाज अहमद 1 साल का हो चुका था और बड़ा भाई फैयाज रियाज अहमद से 3 साल बड़ा था। कड़ियानवाला में जब अमानत अली हादसाती मौत का शिकार हुआ तो नवाजिश अली ने अपनी भाभी के सर पर हाथ रखकर कहा, तुम ये न समझना कि अब तुम तन्हा हो गई हो, मैं हूं ना। तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मेरी मानो तो तुम भी शहर में आ जाओ। ज़मीनें किसी को ठेके पर दे दो। अब इस गांव में रखा ही क्या है? जिसे खेती बाड़ी का शौक था जब वो ही नहीं, तो तुम यहाँ रहकर क्या करोगी? सईदा खातून अपने जेठ की शातिराना जहनियत को बखूबी समझती थी। उसने गांव छोड़ने से इनकार करते हुए कहा, भाई साहब, आपकी मुखलिसाना पेशकश का बहुत बहुत शुक्रिया, मगर मैं यहाँ से जाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। अमानत अली अपनी ज़मीनों को फलता फूलता देखना चाहते थे। मैं इनकी इस ख्वाहिश को ज़रूर पूरा करूँगी। ज़राअत का सारा काम मैं अपनी निगरानी में कराऊँगी। नवाजिश अली ने मुख्तलिफ राग सुनाकर भाभी को राम करने की कोशिश की, मगर वो इसकी नीयत को समझती थी, इसलिए इसके दामे फरेब में ना आई। जमील अख्तर की पैदाइश के बाद भी वो महीने 2 महीने में गांव के चक्कर लगाता और हर मर्तबा सईदा खातून को कायल करने की कोशिश करता कि वो गांव की ये बोर और तकलीफदेह ज़िंदगी तर्क करके उसके पास लाला मूसा आ जाए, मगर सईदा हर बार बड़ी खूबसूरती से उसे टाल जाती। नवाजिश अली अपने छोटे भाई की ज़मीनों पर दांत लगाए बैठा था। फिर कुदरत ने उसे अपनी कमीनगी के इजहार का ये मौका फराहम कर दिया। अचानक नमूनिया का शिकार होकर सईदा चल बसी। अब जमील अख्तर इस दुनिया में तनहा रह गया था। नवाजिश अली ने इस मौके को गनीमत जाना और फौरन कड़ियानवाला पहुंच गया। अपनी भाभी की तकफीन व तदफीन के बाद उसने यतीम और यसीर जमील अख्तर के सर पर हाथ रख दिया। फिर बेटा कहकर इसे गोद में उठाया और काफ़ी देर तक प्यार करता रहा। 3.5-4 साल के जमील अख्तर की छोटी सी दुनिया में माँ की रहलत से जो खला पैदा हुआ था वो तो न भर सका, मगर नवाजिश अली की शफकत और मोहब्बत ने उसकी ढारस बंधाई। उसका मासूम जहन इस शफकत और मोहब्बत के खोखलेपन से नाआशना था।
वो इस वक्त अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि करीबी रिश्तेदार भी मोहब्बत के नाम पर किस तरह धोखा देते हैं। वो तो बस ये जानता था कि उसका ताया बहुत अच्छा था और उससे बड़ी मोहब्बत से पेश आया करता था। बच्चों को मोहब्बत के सिवा किसी और चीज़ की ज़्यादा परवाह नहीं होती। दूसरे ही रोज़ नवाज़िश अली ने अपने मरहूम भाई की ज़मीन और जायदाद के तमाम कामों को समेटा, ज़मीनों को ठेके पर एक मज़ारे के हवाले किया और जमील अख्तर को लेकर लाला मूसा आ गया। वो अपने तायाजाद भाइयों के साथ पल बढ़कर और खेल कूद कर बड़ा होने लगा। इसके साथ साथ इसकी तालीम का सिलसिला भी जारी था। जिस वक्त जमील की वालिदा का इंतकाल हुआ था, वो ज़मीन और जायदाद के मामलात का शऊर नहीं रखता था। बाद अज़ां रफ्ता रफ्ता उसके मासूम जहन में ये बात बिठा दी गई कि गांव की ज़मीनें वगैरह सब कुछ नवाज़िश अली का है, जो शहर से आते हुए अपने छोटे भाई अमानत अली को आर्जी तौर पर दे आया था, क्योंकि इस वक्त उसके हालात अच्छे नहीं थे। जमील हर तरह से अपने ताया का एहसानमंद था। ये एहसानमंदी उसके जहन में हर गुजरते दिन के साथ पुख्ता होती जा रही थी कि जमील अख्तर को हकीकत से आगाह करने वाला कोई नहीं था। नवाज़िश अली ने ख़ानदान के लोगों के साथ ज़्यादा मेल जोल नहीं रखा था। वैसे भी जो चंद रिश्तेदार थे वो कड़ियान वाला ही में थे। न वो खुद किसी से मिलने जाता था और न ही दूसरों का अपने घर आना पसंद करता था। बस साल में एक बार मज़ारे के पास जाता और ज़मीनों से होने वाली आमदनी जेब में भरकर वापस आ जाता। वाज़ेह रहे कि ये वाक़यात उस दौर के हैं जब बरसग़ीर की तक़सीम का अमल अभी वाक़ई नहीं हुआ था। अलबत्ता तहरीक-ए-पाकिस्तान ज़ोरों पर थी। जमील अख्तर ने प्राइमरी का इम्तहान पास किया ही था कि खुदादाद ममलिकत-ए-पाकिस्तान की तक़सीम का ऐलान हो गया। बहन की वफ़ात के बाद ज़ेबुन्निसा ने पूरी कोशिश की थी कि मासूम भांजे को वो अपने पास जेहलम ले जाए, मगर एक तो नवाज़िश अली ने रफड़ डाल दिया था कि अपने भतीजे की सही परवरिश वही कर सकता है, अपने भाई की औलाद पर सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी का हक़ है। दूसरे ज़ेबुन्निसा के शौहर तालिब हुसैन ने भी इस मौके पर अपनी बीवी की हिमायत के बजाय मुखालफत की थी। वो नवाज़िश अली को सख्त नापसंद करता था और अगर ज़ेबुन ने मजबूर न किया होता तो वह कड़ियान वाला कतई न आता। ज़ेबुन की मुखालफत की एक वजह यह भी थी कि तालिब हुसैन ने मर्ग वाले घर में नवाज़िश अली को ये कहते सुना था कि जमील की मासी महज इसलिए उसे अपने पास रखना चाहती है कि इसकी ज़मीन और जायदाद को हड़प कर सके। तालिब हुसैन जैसे खुददार शख्स के लिए जहर में भुजे हुए ये अल्फाज किसी एटम बम से कम न थे। ज़ेबुन्निसा ने बाद में भी अपने भांजे से मेल मिलाप रखने की कोशिश की थी। इस सिलसिले में उसने कई फेरे लाला मूसा के भी लगाए थे, लेकिन नवाज़िश अली और उसके बीवी बच्चों ने ऐसा रूखा फीका रवैया अपनाया था कि उसने आना जाना कम कर दिया था। फिर ये आमदोरफ्त वक्त के साथ साथ ख़त्म ही हो गई। नवाज़िश अली ने जमील के जहन में ज़ेबुन्निसा के लिए भी खूब जहर टपकाया था और ये बात ज़ेबुन्निसा नहीं जानती थी। ताहम जब भी जमील का और उसका सामना होता, जमील के रवैये में एक वाज़ेह सर्दमहरी और नफ़रत की आमेज़िश इसे महसूस होती थी। इन दोनों में कभी इतनी तफसीली बात नहीं हुई थी कि ज़ेबुन्निसा इसे नवाज़िश अली का असल चेहरा दिखा सकती। वो अपनी खाला से बात करने का भी रवादार नहीं था। चे जायका इससे इस हसास मौजू पर खुलकर बात हो सकती। मायूस होकर ज़ेबुन्निसा हिम्मत हार बैठी। जमील अख्तर अपने तायाजाद भाइयों को बड़े भाई और इनकी मां नाहिद बेगम को अपनी मां ही समझता था। अलबत्ता दूसरी जानिब मामला इसके बरक्स था। वो लोग इसके साथ नौकरों जैसा सलूक करते थे, लेकिन जमील ने कभी इनके रवैये का बुरा नहीं मनाया था और हमेशा इनकी हर ज़्यादती को हंसकर टाल देता था। हाँ, ये था कि उसका ताया नवाज़िश अली उसका बड़ा ख्याल रखता था। अक्सर तो वो अपने सगे बेटों को भी जमील की हिमायत में डांट देता था। जमील के लिए ये सूरत हाल खासी हौसला अफजा थी। ताया का वजूद इस घर में उसके लिए गनीमत था। इसकी दानिश में ताया ने उसे इंतहाई नाजुक वक्त में सहारा देकर उस पर जो एहसान किया था, वो सारी उम्र उनकी खिदमत करके भी नहीं उतार सकता था। अपनी ताई और तायाजाद भाइयों के रवैये ने अलबत्ता उसके दिल में बल डाल दिया था, जो ऐन कुदरती बात थी। जमील मैट्रिक में पहुंचा तो एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। इसके वहम गुमान में भी नहीं था कि इसकी ज़िंदगी में कोई ऐसा तूफ़ान भी आ सकता है कि जिसके नतीजे में इसे मजबूर होकर घर छोड़ना पड़ जाए। वो वाक़या ही ऐसा था और ख़ास तौर पर घर के अफराद का रद्द-ए-अमल इतना शदीद था कि वो दिल बर्दाश्त हो गया था। इसे पहली बार महसूस हुआ कि वो इतना ज़िद्दी था। उसने एक बार फैसला कर लिया कि अब इस घर में नहीं रहना तो नहीं रहना। बस फिर आखिरी वक्त तक वो अपने फैसले पर डटा रहा।
رانا فیاض احمد اور رانا ریاض احمد اس وقت کالج میں تھے۔ جمیل میٹرک میں تھا۔ اس کا اسکول گھر سے بہت قریب تھا۔ ایک روز خلاف معمول وہ اسکول سے جلدی گھر آ گیا۔ اچانک اسکول میں اس کی طبیعت بگڑ گئی تھی اور تیز بخار بھی ہو گیا تھا۔ اس وقت تک اس کے تائزاد بھائی کالج سے واپس نہیں آئے تھے۔ ویسے بھی وہ 2 بجے تک آتے تھے اور ابھی صرف 11 ہی بجے تھے۔ اس وقت اس کا تایا نوازش علی بھی دکان پر ہوتا تھا۔ وہ گھر میں داخل ہو کر سیدھا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے کمرے سے پہلے تایا تائی کا کمرہ تھا۔ وہ اس کمرے کے پاس سے گزرا تو اچانک زمین نے اس کے پاؤں پکڑ لیے۔ اندر سے سرگوشیوں میں بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں اور ایک آواز تو اس کی تائی ناہید بیگم کی ہی تھی، مگر دوسری آواز اس کے لیے نامانوس تھی اور وہ کسی مرد کی آواز تھی۔ اس وقت بخار نے جمیل کا حال برا کر رکھا تھا، مگر کمرے کے اسرار نے اس کی سماعت کو اپنی جانب کھینچ لیا۔ اجنبی مردانہ آواز آئی، یہ میرا وہم نہیں ہے ناہید، میں نے کسی کے قدموں کی واضح آواز سنی ہے، کوئی گھر میں داخل ہوا ہے۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے پوچھا، تم نے بیرونی دروازہ بند نہیں کیا تھا؟ وہ تو میں کبھی بھی نہیں کرتی، ناہید بیگم نے جواب دیا، اس طرح خواہ شک پڑ جاتا ہے۔ ویسے تم بے فکر رہو، کوئی بھی نہیں آئے گا، بچے 2 بجے سے پہلے آتے نہیں ہیں اور نوازش تو شام کو ہی آئے گا۔ میں بے فکر کیسے ہو جاؤں؟ میں نے خود کسی کے چلنے کی آواز سنی ہے۔ ناہید بیگم نے ناراضگی سے کہا، تم مرد ہو کر اس قدر خوف زدہ ہو؟ پریشان تو مجھے ہونا چاہیے کیونکہ تم اس وقت میرے گھر میں ہو۔ یہ تمام گفتگو سرگوشیوں میں ہو رہی تھی، مگر جمیل ذہنی طور پر اس قدر پختہ ہو چکا تھا کہ ان سرگوشیوں کو بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھ رہا تھا، اور جو کچھ اس کی سمجھ میں آ رہا تھا وہ انتہائی ذلت آمیز اور رونگٹے کھڑے کر دینے والا تھا۔ اسے اپنی تائی سے اس درجہ ذلالت کی توقع بہرحال نہیں تھی۔ اس کا دماغ پھوڑے کی طرح دکھنے لگا۔ اندر سے آنے والی سرگوشی نما آواز نے اس دکھتے ہوئے دماغ پر ایک ہتھوڑا برسایا۔ بات مرد اور عورت ہونے کی نہیں ہے ناہید، اور نہ ہی میں بزدل ہوں۔ اگر میں ڈرپوک ہوتا تو یوں دن دہاڑے تم سے ملنے نہ آتا۔ بس میں ذرا محتاط رہنے کا عادی ہوں اور میں احتیاط کی تاکید کرتا ہوں تمہیں بھی۔ تم بھی ایک ضدی ہو، ناہید نے جھلا کر کہا، جب تک اپنی بات منوا نہیں لوگے مانو گے نہیں۔ لو میں دیکھ کر آتی ہوں۔ تم اس کے بعد سرگوشی نما آواز بالکل معدوم ہو گئی۔ شاید جملے کا باقی حصہ اشاروں کی زبان میں ادا کیا گیا تھا۔ اس کی تائی باہر آ رہی تھی۔ اس نے سوچا وہاں سے ہٹ جائے تاکہ تائی کو شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ذہن میں پیدا ہونے والے دوسرے خیال نے پہلے خیال کی تردید کی۔ دوسرا خیال زیادہ مضبوط اور توانا تھا، میں نے ان کے ظلم و ستم بہت سہ لیے ہیں، یہی موقع ہے، مجھے یہاں سے نہیں ہٹنا چاہیے۔ چور کو اس کے گھر تک چھوڑ کر آنا چاہیے۔ اگر تائی کی کوئی کمزوری میرے ہاتھ آ جائے گی تو میں بوقت ضرورت اسے دبا سکوں گا، وہ میرے ساتھ کوئی ناروا سلوک نہیں کر سکے گی۔ یہ سب سوچ کر وہ جم کر کھڑا ہو گیا۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور ناہید نے جھانک کر راہداری میں دیکھا، پھر جمیل پر نظر پڑتے ہی وہ ٹھٹک گئی۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا، مگر دوسرے ہی لمحے اس نے خود کو سنبھالا اور کمرے سے باہر آ کر دروازہ بند کرتے ہوئے بولی، تم آج اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ جمیل نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، کیا تایا اس وقت اندر کمرے میں موجود ہیں؟ نہیں تو، وہ گھبراہٹ آمیز لہجے میں جلدی سے بولی، تمہیں تو پتہ ہے وہ اس وقت دکان پر ہوتے ہیں۔ جمیل نے بدستور اس کے چہرے پر نظریں جمائے کہا، میں نے آپ کے کمرے میں کسی کی آواز سنی ہے۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے جمیل؟ وہ شرمندہ ہونے کی بجائے ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگی، تمہیں ہوش بھی ہے؟ کیا کہہ رہے ہو؟ پوری طرح ہوش ہے تائی جان۔ جمیل کا خیال تھا کہ رنگے ہاتھوں پکڑے جانے پر وہ بری طرح گھبرا جائے گی اور منت سماجت پر اتر آئے گی، مگر ہوا اس کے الٹ۔ ناہید بیگم نے غصے میں پاؤں پٹکتے ہوئے کہا، تو نے میرے کمرے میں کس غیر مرد کی آواز سنی ہے؟ حرام خور، مجھ پر بہتان لگاتا ہے، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ پھر وہ جمیل کا منہ نوچنے کے لیے دونوں ہاتھوں سے حملہ آور ہوئی۔ وہ بلند آواز میں اس لیے بول رہی تھی کہ اندر موجود شخص باہر کی صورتحال سے آگاہ ہو جائے۔ جمیل نے اپنی جگہ سے 2 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، میں نے جو کچھ سنا ہے وہ تایا جان کو بھی بتاؤں گا۔ مجھے دھمکی دیتا ہے سور کے تخم، وہ چیخ کر بولی، میں تیری بوٹی بوٹی کٹواؤں گی تیرے تایا سے۔ آج ہی دھکے دے کر گھر سے نہ نکلوایا تو میرا نام بھی ناہید نہیں ہے۔ جمیل نے ترکی بترکی جواب دیا، مجھے اب اس گھر میں رہنے کا زیادہ شوق نہیں ہے جہاں بے غیرتی کے کھیل کھیلے جاتے ہوں۔ بے غیرت تو تیری ماں، وہ باقاعدہ کوسنوں پر اتر آئی، خبردار جو میری ماں کا نام لیا۔
जमील ने दुरुस्त लहजे में कहा। मैं तुम्हारी जबान खींच लूंगा। वो गुस्से में लाल पीली होती हुई गरजी। तेरी ये हिम्मत, 2 टके के इंसान, हमारे टुकड़ों पर पला और हमें ही आंखें दिखा रहा है। मैंने अगर इस घर के टुकड़े खाए हैं ना, तो मेहनत भी की है। तू एहसान फरामोश है। जिस थाली में खाया इसी में छेद कर डाला। उसका मसनूई गुस्सा ठंडा होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जमील ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं लाख एहसान फरामोश सही, मगर तुम्हारी तरह बेहया नहीं हूँ। मैंने खुद तुम्हें किसी मर्द के साथ सरगोशियां करते हुए सुना है। वो कोई तेरी माँ का कसम होगा, तेरा बाप होगा। वो दोनों हाथ हवा में लहराते हुए चिल्लाई और फिर जमील को बाजू से पकड़कर खींचते हुए बोली, जाकर खुद देख ले कमरे के अंदर कौन है वहां पर छुपा हुआ। जमील ने इस मौके को ज़ाया करना मुनासिब न समझा। उसने जो कुछ सुना था इसे इस पर पहले ही यकीन था। फिर नाहिद बेगम ने इसकी माँ को इतनी गालियां दे डाली थीं कि इसके सीने में ताई के खिलाफ दिली नफरत का तूफान उठने लगा था। वो बेधड़क कमरे में दाखिल हो गया। फिर मुतलाशी नज़रों से एक एक जगह को देखने लगा, मगर वहाँ कोई भी नहीं था, न बंदा न बंदे की ज़ात। उसने पलंग के नीचे और अलमारियों के पीछे भी झांक कर अच्छी तरह देख लिया, मगर जिसकी उसे तलाश थी वो नजर न आया। अब एक ही इम्कान बाकी था कि ताई ने इसे दूसरे दरवाजे से निकाल दिया था। इस कमरे में आने जाने के लिए 2 दरवाजे मौजूद थे। जमील की नाकामी पर नाहिद शेरनी बन गई और उसने जमील की 7 पुश्तों को मुग़ल्लज़ात में तोल कर रख दिया। अभी ये हंगामा जारी ही था कि रियाज अहमद और फैयाज अहमद कॉलेज से लौट आए। पहले तो इनकी समझ में ही ना आया कि घर में कौन सी कयामत बरपा है। फिर नाहिद ने आंसू बहाते हुए बेटों को जमील के कारनामे से आगाह किया। वो सुनते ही जमील पर टूट पड़े। जमील अगरचे उम्र में इनसे छोटा था, मगर सेहत और तवानाई में कहीं ज्यादा था। उसने हर लिहाज और मुरब्बत को बाला ताक रखकर इन दोनों भाइयों की मरम्मत शुरू कर दी। वो 2 थे। फिर इस वक्त जमील बुखार में भी फूंक रहा था, इसलिए इसे भी खासी चोटें आईं, मगर उसने जवाबन अपने तायजाद भाइयों की बड़ी काबिल दीद और काबिल दाद गत बनाई थी। पिटते पिटते छोटा भाई मौके से फरार हो गया। वो सीधा नवाजिश अली की दुकान पर पहुंचा और बाप को सारी सूरत हाल से आगाह किया। दुकान घर से ज्यादा दूर नहीं थी। ठीक 15 मिनट के बाद राना नवाजिश अली अपने मजरूब बेटे के साथ घर में दाखिल हुआ। उस वक्त तक जमील ने मार मार कर फयाज अहमद का भी बुरा हाल कर दिया था और वो फर्श पर नीम बेहोशी की हालत में करा रहा था। शौहर पर नजर पड़ते ही नाहिद बेगम ने मातम के अंदाज में खुद को पीटना और रोना शुरू कर दिया। रियाज अहमद मुख्तसरन बाप को बता चुका था। अब नाहिद बेगम ने एक एक की 4 बनाकर शौहर के सामने दुखड़ा रोया तो नवाजिश अली की गैरत को उबाल आ गया। उसने आओ देखा न ताओ बेदरेक जमील पर टूट पड़ा। लातों, घूंसों और थप्पड़ों से उसने जमील की हड्डी पसली एक कर दी। वो खामोशी से मार खा रहा था, मगर हैरत अंगेज तौर पर उसने ताया के सामने हाथ नहीं उठाया था। शायद इसकी वजह ये रही हो कि ताया ने हमेशा उसकी हिमायत की थी। वो ताया के लिए अपने दिल में नफरत के बजाय मोहब्बत के जज्बात रखता था। जब नवाजिश अली मार मार कर थक गया और बुरी तरह हाँफने लगा तो उसने एक ठुड्डा रसीद करते हुए जमील से कहा, नालायक, चलो उठो और अपनी ताई से माफ़ी मांगो। एक बदकिरदार औरत से माफ़ी मांगना इसकी गैरत को गवारा न हुआ। वो तनकर खड़ा हो गया और खूंखार नजरों से नाहिद बेगम को घूरने लगा। इस वक्त उसकी आंखों से नफरत की चिंगारियां छूट रही थीं। वो एक ऐसी औरत से किस तरह माफ़ी मांग सकता था जिसके करतूत से वो वाकिफ हो गया था, और इससे भी बढ़कर ये कि इस औरत ने इसकी माँ को निहायत ही गलीज गालियाँ भी दी थी। आप देख रहे हैं ये किस तरह मुझे घूर रहा है, नाहिद बेगम ने शौहर को मुखातिब करते हुए सहमे हुए लहजे में कहा। उफ़ अल्लाह, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैं इसके साथ एक घर में नहीं रह सकती। अब हम दोनों में से कोई एक ही यहाँ रहेगा। नवाजिश अली ने तहकमाना अंदाज में भतीजे से पूछा, तुमने माफ़ी नहीं मांगी अभी तक? अब माफ़ी की क्या ज़रूरत रही है? वो ख्वाबनाक लहजे में बोला, फैसला तो हो चुका। कैसा फैसला? जमील ने नवाजिश अली की जानिब देखते हुए ठोस अंदाज में कहा, यही कि अब इस घर में हम दोनों में से कोई एक रहेगा। एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद उसने कहा, और मुझे ही जाना होगा। आप अपनी बेगम को तो जाने नहीं देंगे? तुम बात को समझने की कोशिश करो। नवाजिश अली ने कुछ कहना चाहा तो जमील ने उसे टोक दिया। कोई फायदा नहीं है ताया जान, अब पानी सर से ऊंचा हो चुका है। मैं आज तक आपका बहुत एहतराम करता आया हूँ, मगर आपने मेरे साथ बहुत ज्यादती की है। मुझे आपसे ऐसी नाइंसाफ़ी की तवक्को नहीं थी। कम से कम आप मेरी बात तो सुनते, फिर कोई फैसला करते।
अगर मैं कसूरवार होता तो आप चाहे मेरी जान भी ले लेते, मगर मैं उफ तक न करता। लेकिन आपने तो किस्सा ही ख़त्म कर दिया है। अच्छा, खुदा हाफिज़। फिर वो वाकई वहाँ से चला गया। जिस घर में उसका बचपन गुजरा था वो पल बढ़कर जवान हुआ था। उसने अपनी ज़िंदगी के 11-12 साल वहाँ गुजारे थे। जिस घर के दरो दीवार से उसे मोहब्बत हो गई थी, जो उसके लिए ज़िंदगी के तपते हुए सहरा में एक मेहरबान साहिबान साबित हुआ था। जमील ने इस घर और घर के मकीनों को छोड़ दिया, हमेशा हमेशा के लिए। मुझे ये सारी बातें खुद जमील ने बताई थीं। ज़ैबुन ने तफसीलात को समेटते हुए कहा, कोई 7 माह कबल अचानक हमारी से मुलाकात हो गई थी। इस वक्त इसे अपने ताया का घर छोड़े 7 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका था। वो आप लोगों को कहाँ मिला था? मैंने पूछा। तालिब हुसैन ने बताया कि हम मंटो पार्क लाहौर गए हुए थे, वहीं वो भी नजर आ गया। अगरचे उम्र के साथ साथ वो खासा तब्दील हो गया था, मगर ज़ैबुन ने उसे फौरन पहचान लिया था और वो भी हमें देखते ही हमारी तरफ चला आया था। फिर वो हमें अपने साथ गुजरात अपने घर ले गया। वो भिड़ी गली के एक मकान में किराए पर रह रहा था। हमने उसे अपना एड्रेस भी लिख कर दिया, क्योंकि हमारी रिहाइश तब्दील हो चुकी थी। पहले हम कहीं और रहते थे, अब यहाँ मशीन महल्ला नंबर 2 में रहते हैं, ज़ैबुन ने बताया। इसके बाद वो हमारे घर आने लगा। महीने में 1 आध चक्कर ज़रूर लगाता था, तालिब हुसैन ने कहा। और जब भी आता, ज़ैबुन के साथ घंटों बैठा खुसर पुसर करता रहता था। इसी खुसर पुसर ने इस बेचारी की जान ले ली। जाने कैसी कैसी पट्टियां पढ़ाती रही है ये उसे। लो जी, कर लो गल। ज़ैबुन हाथ नचाकर बोली, मैंने क्या पट्टियां पढ़ानी थी? भला हक के लिए आवाज़ उठाना कौन सी बुरी बात है? मैंने क्या गलत किया जो जमील को असल हालात से बाखबर कर दिया? अपनी मेहनत का नतीजा भी देख लो फिर, तालिब हुसैन ने कहा। जवान जहान गया ना दुनिया से। मैंने इनकी बाहमी तकरार में मुदाखलत करते हुए ज़ैबुन से पूछा, हमने कौन से हालात से जमील को बाखबर किया था? वो बोली, ओ जनाब, मैंने इसे बताया था कि इसका ताया बहुत मक्कार है और बेईमान शख्स है। इसकी बीवी और औलादें जिन ज़मीनों की कमाई पर ऐश कर रही हैं, वो सब कुछ दरअसल उसी का है। इसे अपने हक के हुसूल के लिए लड़ना चाहिए। वो अदालत में केस दायर कर दे, मैं खुद गवाही दूंगी इसकी हिमायत में। इसे किसी परेशानी में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसने तुम्हारी तजवीज़ पर अमल किया? ज़ैबुन ने बताया। पहले तो इसे मेरी बात का यकीन ही नहीं आया। मैं एक बार इसे अपने साथ लेकर कड़ियांवाला भी गई थी और वहाँ के देरीना रिहायशियों से इस बारे में इसके सामने पूछा था। उन्होंने भी मेरी बात की तस्दीक की थी। बस एक मज़ारे ऐसा शख्स था जो अपनी ही रागनी गा रहा था। इसका मौक़िफ़ था कि वो ज़मीनें राना नवाज़िश अली की मिल्कियत हैं और अमानत अली का इससे दूर का भी वास्ता नहीं था। बड़े भाई ने छोटे भाई की मदद की खातिर वो ज़मीनें उसे दे रखी थीं, वरना उनका असली मालिक तो नवाज़िश अली ही था। मैंने जमील अख्तर को समझाया कि ये सब उसके ताया की चाल है। अमानत अली की ज़मीनों के कागजात उसके कब्जे में थे। उसने यकीनन इन कागजात में कोई गड़बड़ की होगी। अगर जमील अदालत का दरवाज़ा खटखटाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैंने पूछा कि तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत भी है इस बात की सच्चाई साबित करने के लिए? अदालत सबूत के बगैर कार्रवाई नहीं करती। सबूत तो कोई नहीं है जनाब, पर पूरा पिंड गवाही दे सकता है इस बात की। गवाही से ज़्यादा अहमियत दस्तावेजी सबूत की होती है। मैंने कहा, अगर तुम्हारे मफरूज़े के मुताबिक नवाज़िश अली ने भाई की ज़मीनें अपने नाम मुंतकिल कराने के लिए कोई गड़बड़ कर रखी थी, तो जमील को सिवाय मुश्किलात के कुछ हासिल न होता। वो भी यही बात कह रहा था, तालिब हुसैन ने बताया। ज़ैबुन से उसने कहा था कि अदालत में जाने से पहले वो एक मर्तबा अपने ताया से भी मिलेगा, मगर मैं इसके लिए राज़ी नहीं थी। इस तरह उसका ताया होशियार हो जाता। मेरा मौक़िफ़ यह था कि बेखबरी में इसे अदालत में घसीटा जाए। गुज़िश्ता हफ्ते को वो हमारे यहाँ आया था। मैं पूरी रात इसे यही बात समझाती रही। दूसरे रोज़ दोपहर का खाना खाकर वो जाने लगा तो मैंने एक मरतबा फिर उसे ताकीद की कि सीधा घर जाए और ये कि लाला मूसा जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसने मेरी बात मानने का वादा भी किया था। फिर अल्लाह जाने क्यों लाला मूसा नवाज़िश अली के पास चला गया। मैंने पूछा कि तुम इतने वसूख से किस तरह कह सकती हो कि वो तुम्हारे यहाँ से सीधा लाला मूसा ही गया था? वो गड़बड़ा गई, फिर संभल कर बोली, आप ही ने तो बताया है कि उसकी लाश लाला मूसा रेलवे स्टेशन के करीब से मिली है। मैंने पुरसोच अंदाज में कहा और फिर पूछा, जमील ने तुम्हें ये तो बताया ही होगा कि नवाज़िश अली का घर छोड़ने के बाद उसने इतना अरसा कहाँ गुजारा था? वो लाला मूसा से सीधा रावलपिंडी चला गया था। वहाँ कुछ अरसा एक होटल में बर्तन मांजता रहा, फिर हसन अब्दाल की तरफ निकल गया। वहाँ भी दिल नहीं लगा।
तो गुजरात चला आया। 5 साल से वो वहीं था। पंखों के एक कारखाने में काम करता था और भिड़ी गली। मैंने ज़ैबून की बात किता करते हुए बारी बारी दोनों मियाँ बीवी को देखा और फिर पूछा, आपको यकीन है कि जमील अख्तर का कत्ल राना नवाज़िश अली ही ने किया है? मुझे तो पक्का यकीन है जनाब, ज़ैबून ने जल्दी से कहा। तालिब हुसैन बोला, अगर उसने खुद कत्ल नहीं किया तो किसी से करवाया ज़रूर होगा। लाला मूसा में जमील का कोई और दुश्मन नहीं था। ठीक है, मैंने कहा। मकतूल जमील अख्तर की लाश लाला मूसा के सरकारी अस्पताल के मुर्दाखाने में रखी है। अगरचे इसका असल वारिस नवाज़िश अली ही है, लेकिन अगर वो किसी तरह भी इस कत्ल में मुलविस साबित हो जाता है तो फिर लाश उसके हवाले नहीं की जा सकती। इस सूरत में आप जमील की लाश हासिल करना चाहेंगे तो हम अपने तौर पर। वो जल्दी से बोली, नहीं जनाब, आप लाश हमें देंगे, हम यहाँ अपने कब्रिस्तान में से दफन करेंगे। 2-4 रस्मी सवालात पूछने के बाद हम वापस लाला मूसा आ गए। अगले रोज़ मैंने एएसआई अहमद हसन को साथ लिया और गल्ला मंडी पहुँच गया। मुझे इस थाने में तैनात हुए ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था, इसलिए जान पहचान भी अभी महदूद थी। नवाज़िश अली की दुकान ढूंढने में मुझे ज़्यादा दुश्वारी नहीं हुई। एक बहुत बड़ी दुकान की पेशानी पर राना नवाज़िश अली एंड सन्स का बोर्ड आवेजा था। नीचे लिखा था कि गंदम, चावल, गुड़ और तमाम दालों के थोक व्यापारी। ज़ाहिर है कि इतनी बड़ी गल्ला मंडी में वो परचून की दुकान तो खोल नहीं सकता था। दुकान खासी बड़ी थी, जिसके सामने वाला हिस्सा दफ्तर के तौर पर इस्तेमाल होता था। पिछले हिस्से में अनाज का गोदाम था, जहाँ फर्श से छत तक बोरियां एक दूसरे के ऊपर लदी हुई थीं। दुकान के दफ्तर वाले हिस्से में चंद अफराद मौजूद थे, जिनमें राना नवाज़िश अली नुमायां नजर आ रहा था। दुकान के बाहर 2 ट्रकों पर माल लादा जा रहा था। मजदूर अपनी पीठ पर अनाज की बोरियां उठाकर ट्रकों में चढ़ा रहे थे। हम पर नजर पड़ते ही नवाज़िश अली उठकर खड़ा हो गया। वो कदावर और काबिल रश्क सेहत का मालिक था। इसकी उम्र का अंदाज़ा मैंने 50 के लगभग लगाया। कनपटियों से उसके बालों में सफ़ेदी झलकने लगी थी, मगर मजमूई तौर पर वो चाको चौबंद और फिट नजर आता था। मैंने एक बात खास तौर पर महसूस की थी कि मुझ पर नजर पड़ते ही पहले वो चौंका था, फिर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। आइए आइए थानेदार साहब, उसने बड़ी गर्मजोशी से मुझसे हाथ मिलाया और फिर अपने सामने खाली कुर्सी की जानिब इशारा करते हुए बोला, तशरीफ़ रखें जनाब। मैंने कहा कि हम तशरीफ़ रखने नहीं आए राना साहब। फिर तनकीदी नज़रों से दफ्तर का जायज़ा लिया। एक कोने में कोई मुंशी टाइप शख्स मेज़ पर मुख्तलिफ किस्म की फाइलें सजाए हिसाब किताब में मसरूफ़ था, जो हमें देखते ही काम छोड़कर बैठ गया था। बाकी 2 अफराद मुलाकाती नजर आते थे। हो सकता है कि वो नवाज़िश अली की पार्टियां हों। मैंने बगौर हर चीज़ को देखने के बाद राना नवाज़िश अली की तरफ मुड़कर कहा, मैं आपसे चंद ज़रूरी बातें करने आया हूँ। हुक्म करें, आप मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? वो खुश अखलाकी का मुजाहरा करते हुए बोला, आप बैठें तो सही। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा कि वो ज़रूरी बातें सबके सामने नहीं हो सकती। मेरी बात का मतलब समझ गया वो। फौरन बोला, अच्छा अच्छा ठीक है, हम अंदर चलकर बैठते हैं। दफ्तर से मुल्हिका एक और कमरा था। मैंने एएसआई को दफ्तर में ही छोड़ा और नवाज़िश अली के साथ अंदरूनी कमरे में आ गया। कमरे की सेटिंग से मैंने अंदाज़ा लगाया कि वो आराम करने का कमरा था। एक दीवार के साथ जहाजी साइज पलंग बिछा हुआ था। दूसरी जानिब सोफे लगे हुए थे, जिनके आगे एक मेज़ भी मौजूद थी। हम सोफों पर बैठ चुके तो नवाज़िश अली ने पूछा, मलिक साहब पहले तो ये बताएं कि आप ठंडा पियेंगे या गरम? वैसे मौसम तो गरम का ही हो रहा है। चाय मंगवाऊं या कस्तूरी वाला दूध? बातें तो होती ही रहेंगी, किसी तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है, मैंने सख्त लहजे में कहा। इस वक्त मैं ऑन ड्यूटी हूँ। वो बुझ कर रह गया और फिर बोला, जैसे आपकी मर्ज़ी। खैर, आप ये बताएं कि किस सिलसिले में मेरे पास तशरीफ़ लाए हैं? मैंने कहा कि आप जमील अख्तर को तो जानते होंगे। कौन जमील अख्तर? उसकी आंखों में एक साया सा लहरा कर गुजर गया। मैंने कहा कि वही जमील अख्तर जो आपके छोटे भाई अमानत अली की इकलौती औलाद था और आप इसे कड़ियानवाला से लेकर घर आए थे। कुछ याद आया? वो संभल कर बैठ गया और फिर बोला कि हाँ, वो मेरा भतीजा है, लेकिन बहुत जज्बाती और बेवकूफ़ है। मैंने सुना है कि वो कुछ अर्सा कब्ल घर छोड़कर कहीं चला गया था। हाँ हाँ, मैंने उसको तलाश करने की भी बहुत कोशिश की, मगर कोई सुराग ना मिला। नवाज़िश अली ने सर हिलाते हुए कहा, हालांकि मेरी दुकान का माल पूरे मुल्क में जाता है। मैंने तमाम दुकानदारों और ट्रक ड्राइवरों को भी कह रखा है कि आते जाते आंखें खुली रखें और जैसे ही जमील नजर आ जाए इसे फौरन लेकर मेरे पास आएं। उसके लहजे का खोखलापन बता रहा था कि वो साफ झूठ बोल रहा था। मैंने तंज़िया अंदाज में कहा, आप तो उसकी गुमशुदगी से बहुत परेशान हुए होंगे।
क्या पूछते हैं मलिक साहब? मैंने जमील को ढूंढने के लिए कौन कौन सा तरीका इख्तियार नहीं किया। फिर वो अफसोसनाक अंदाज में गर्दन हिलाने लगा। मैंने बगौर उसके चेहरे का जायजा लेते हुए सवाल किया, आपने मुझे जो कुछ बताया है इसमें कोई हेर फेर तो नहीं है? क्या कहना चाहते हैं आप? वो नागवारी से बोला। मैं ये कहना चाहता हूँ राणा साहब, मैंने उसे टटोलती हुई नज़रों से देखते हुए कहा, कि मुझे इत्तला मिली है कि गुज़िश्ता इतवार 4 दिसंबर को दोपहर के बाद जमील अख्तर आपसे मिलने आया था। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं सच कह रहा हूँ, मैंने बदस्तूर उसे देखते हुए कहा। वो तेज लहजे में बोला, आपको किसी ने गलत इत्तला दी है। मैंने तो जमील को 8 साल से देखा भी नहीं। मैंने उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा, और इसी रात यानी 4 दिसंबर को किसी ने जमील अख्तर को कत्ल करके रेलवे लाइन के पास फेंक दिया था। इस वक्त इसकी लाश सरकारी अस्पताल में रखी है। उसके चेहरे पर हल्का सा रंग आकर चला गया। पलके झपकाए बगैर बोला, कातिल को गिरफ्तार कर लिया आपने? इसीलिए तो हम आपके पास हाजिर हुए हैं। मैंने सख्त लहजे में कहा। जी, मेरा कातिल से क्या ताल्लुक, क्या वास्ता? आपसे ज़्यादा वास्ता और किसका हो सकता है राणा साहब? मैंने कहा। आपने खुद उसे कत्ल किया है या किसी और से करवाया है, ये तो आप ही बताएंगे। आप मुझ पर कत्ल का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इस इल्ज़ाम को साबित करने के लिए मैंने बहुत सारा मवाद जमा कर रखा है। शराफत से गिरफ्तारी दे रहे हैं या हमें अपना तरीका इख्तियार करना पड़ेगा? मेरा तजुर्बा था कि राणा नवाज़ी जैसे बाअसर और ताकतवर लोग खुद ऐसे काम नहीं करते, बल्कि अपने मुलाजमीन या किराए के बंदों से काम लेते हैं। मेरा इरादा था कि डरा धमका कर राणा नवाज़िश अली से असलियत उगलवा लूँ, मगर वो कत्ल वाली बात सुनते ही हत्थे से उखड़ गया। क्या सबूत है आपके पास? वो गुस्से से बोला। आपको किसी ने मेरे खिलाफ गुमराह किया है। मैंने कहा, हकीकत आपको भी मालूम है और मैं भी अपनी तफ्तीश से समझ चुका हूँ। बस चंद कड़ियाँ बाकी हैं, वो आप मिला दें। आपकी इतला के लिए बता दूं कि ज़ैब-उन-निसा ने मुझे सारे हालात से आगाह कर दिया है। मैं कल ही जेहलम इससे मिलकर आ रहा हूँ। अच्छा, वो लालची औरत, उसने हकारत से एक तरफ थूक दिया। उसने आपको मेरे खिलाफ भड़काया है। मैं किसी के भड़काने में नहीं आता हूँ, मैंने ठोस लहजे में कहा। अपनी तफ्तीश पर भरोसा करता हूँ और मेरी तफ्तीश मुझे समझा रही है कि कातिल आपके सिवा और कोई नहीं है। थानेदार साहब, ये धमकी आप किसी और को जाकर दें। मैं ऐसी धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। उसने मूंछों को ताव देते हुए कहा, मैं इस शहर का एक मोअज़्ज़िज़ कारोबारी आदमी हूँ। पेशावर से कराची तक मेरी एक साख है। आप ज़रा सोच समझ कर बात करें। कातिलों के साथ मैं किसी रूह रियायत का कायल नहीं हूँ, मैंने कहा। 2 मिनट के अंदर अंदर फैसला कर लें, अपने कदमों से चलकर थाने जाना है या टांगें। मैंने दानिस्ता जुमला अधूरा छोड़ दिया और उठकर खड़ा हो गया। उसकी हालत इस वक्त देखने के काबिल थी। जिंदगी में किसी ने इससे इस लहजे में बात न की होगी। वो तिल मिलाकर बोला, मेरा नाम नवाज़िश अली है, मेरी रगों में राजपूत खून दौड़ रहा है। आप मुझसे मत्था लाकर बहुत पछताएंगे मलिक साहब। मैंने इसी लहजे में जवाब दिया, राजपूत खून पर फख्र करने का आपका हक है, मगर किसी बेगुनाह की जान लेने का हक आपको नहीं है। फिर मैंने आवाज़ देकर एएसआई को अंदर बुला लिया। वो अंदर आया तो मैंने पूछा, बाहर क्या पोजीशन है अहमद हसन? थोड़ी हलचल है मलिक साहब। मैंने इसे हलचल की वजाहत करने को कहा तो उसने बताया कि मलिक साहब आपके अंदर जाने के बाद वो मुंशी टाइप शख्स उठकर बाहर चला गया था। फिर उसने ट्रकों के पास खड़े एक तनुमन शख्स के कान में कुछ कहा। बात सुनने के बाद इस शख्स ने मशकूक नज़रों से अंदर दफ्तर में मुझे देखा। फिर वो तेज तेज कदम उठाते हुए वहां से चला गया। मुंशी वापस आया और अपनी कुर्सी पर बैठकर काम में मसरूफ हो गया। कुछ देर बाद बाकी 2 अफराद भी उठकर दफ्तर से निकल गए। इनका अंदाज ऐसा था जैसे कहीं नज़दीकी टहलने गए हों। इसकी बात ख़त्म हुई तो मैंने कहा कि ये अपने राणा साहब ताउन के लिए तैयार नहीं हैं, इनको थाने ले जाना पड़ेगा। नवाज़िश अली मेरे तेवरों से समझ गया था कि मैं इसकी जान छोड़ने वाला नहीं हूँ। कदरे नर्म पड़ते हुए उसने कहा, जनाब, मैं तो कानून से हमेशा ताउन करता आया हूँ। आप इस थाने में नए आए हैं इसलिए। हथकड़ी निकालो अहमद हसन, मैंने नवाज़िश अली को तेज नज़रों से घूरते हुए एएसआई को हुक्म दिया। नवाज़िश अली लजाजत से बोला, आप तो खामखा नाराज़ हो गए मलिक साहब। आप चाहें तो हमारे दरमियान दोस्ती हो सकती है। मैं यारों का यार हूँ, आपकी हर खिदमत को तैयार हूँ। फिर इसने मुझे एक तगड़ी रिश्वत की पेशकश की। मेरा शक यकीन में बदल गया कि जमील अख्तर को इसी ने कत्ल करवाया था। मैंने एएसआई को हुक्म दिया, गिरफ्तार कर लो इसे। एएसआई हथकड़ी लेकर नवाज़िश अली की जानिब बढ़ा तो इसने रिश्वत की रकम दुगनी करते हुए कहा, अगर ये भी कम हो तो मैंने कड़क कर कहा कि तुमने सुना नहीं?
अहमद हसन, फौरन गिरफ्तार कर लो इसे। नवाजिश अली को अपनी दौलत पर बड़ा मान था। मेरे लहजे की सख्ती बरकरार रही तो इसका सारा मान खाक में मिल गया। उसके चेहरे पर शिद्दत तौहीन की सुर्खी नमूदार हुई। फिर वो मुझ पर अपने ताल्लुकात का रौब जमाने के लिए ऊंची ऊंची बातें करने लगा। मैंने इसकी किसी भी बात से मरूब हुए बगैर कहा, राणा जी, इज्जत और जिल्लत सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में है। अपने ऊंचे ताल्लुकात की धमकियां तुम किसी और को देना। मैं हमेशा अपना इस्तीफा जेब में रखता हूँ। एएसआई ने मेरे हुक्म की तामील में नवाजिश अली को आहनी जेवर पहना दिया तो पहली मर्तबा मुझे उसके चेहरे पर फिक्र के साए नजर आए। वो मेरे घुटनों को छूकर रो देने वाले अंदाज में बोला, मलिक साहब, इस गल्ला मंडी में मेरी बड़ी इज्जत है। लोग मेरे हाथों में हथकड़ी देखकर क्या सोचेंगे? मैं तो जीते जी मारा जाऊंगा। ना मर सका तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। मैं आपके साथ थाने चलने को तैयार हूँ, मगर हथकड़ी खोल दें। बस मेरा आपसे इतना सा सवाल है। इस वक्त हम दोनों अकेले ही थे। एएसआई मेरे इशारे पर मुंशी को गिरफ्तार करने बैरूनी दफ्तर में जा चुका था। मुंशी की जात भी शक से पाक नहीं रही थी। एएसआई ने इसकी जिस हरकत का जिक्र किया था, मेरी नज़र में इसकी बड़ी अहमियत थी। राना नवाजिश अली की हालत से मैंने अंदाज़ा लगा लिया था कि इस वक्त अगर इसके सामने मुनासिब चारा फेंका जाए तो वो बआसानी निकल लेगा और बहुत सी काम की बातें उगल देगा। मैंने एक आज़मूदा हरबा इस्तेमाल करते हुए कहा, राना साहब, मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूँ कि जमील अख्तर आपके हाथों कत्ल नहीं हुआ, इसलिए अब भी आपके पास वक्त है। आप मुझे सच से आगाह करके अपनी पोजीशन साफ कर सकते हैं। वो कैसे? उसने चौंक कर हौसला अफजा नज़रों से मुझे देखा। आप तो मुझे जमील अख्तर के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर चुके हैं। मैं अपनी पोजीशन किस तरह साफ कर सकता हूँ? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आप असल कातिल की निशानदही कर दीजिए और अपने लिए सुल्तानी गवाह बनने की राह तो हमवार कर सकते हैं। खुदा की कसम, आप यकीन करें, मैं कातिल के बारे में कुछ नहीं। मैंने उसे टोक दिया। शिकार चारे पर मुंह मारने को तैयार था, इसलिए मैंने ढील देते हुए कहा, मुझे ये भी मालूम है कि आप जमील अख्तर के कातिल से वाकिफ नहीं हैं। इन लम्हात में मैंने दानिस्ता झूठ बोलकर उसका एतमाद हासिल करने और उसे मजीद घिसने की कोशिश की। लेकिन आप मुझे ये तो बता सकते हैं कि 4 दिसंबर को बाद 10 दोपहर क्या वाक़यात पेश आए थे? अचानक वो इंतहाई थका हुआ नजर आने लगा। उसके कंधे झुक गए। उस वक्त मुझे पिंजरे में फंसे हुए बेबस चूहे की तरह नजर आ रहा था वो। मैंने अपना जाल आहिस्ता आहिस्ता खींचते हुए कहा, मैं आपको आखिरी मौका दे रहा हूँ राना साहब। आप मुझे हकीकत हाल बताकर अपनी गर्दन बचा सकते हैं। उसके आसाब जवाब दे गए। वो चंद लम्हे कुछ सोचता रहा, फिर वहीं सोफे पर ढह गया और उसकी पुश्त से टेक लगाकर आंखें बंद कर लीं। मैंने बाहर दफ्तर में आकर एएसआई से कहा कि वो मुंशी को लेकर थाने चला जाए। मुझे अभी थोड़ी देर यहाँ रुकना पड़ेगा। एएसआई फौरन वहाँ से रवाना हो गया। मैं अंदर आकर राना के पास बैठ गया। उसने आंखें खोलकर उदास नजरों से मुझे देखा। मैंने कहा, शुरू हो जाए राना साहब, वक्त बहुत कम है। मैं थाने में बहुत ज़रूरी काम छोड़कर आया हूँ। एक लम्हे के तवक्कुफ से मैंने कहा, मेरा तो ख्याल है कि थाने ही चलते हैं, वहाँ ज़्यादा मुनासिब तौर पर बात हो सकेगी। नहीं नहीं, मैं आपको सब कुछ यहीं बता दूंगा। वो पहलू बदलकर हथकड़ी की तरफ इशारा करके बोला, आप इसे तो खोल दें मलिक साहब, मैं आपसे वादा करता हूँ कि कोई बात नहीं छुपाऊंगा। मैंने अपनी जिम्मेदारी पर उसकी फरमाइश पूरी कर दी। वो कलाइयों को अच्छी तरह मसलने के बाद बोला, मलिक साहब, आपका एएसआई मेरे मुंशी को गिरफ्तार करके ले गया। मेरी दुकान में इस वजह से सनसनी फैल गई होगी। बाहर ट्रकों पर माल लोड हो रहा है। कई अफराद यहाँ मौजूद हैं। आप अगर इजाज़त दें तो मैं अपने वर्कर्स को सूरत हाल की वजाहत कर दूं, फिर हम इत्मीनान से दफ्तर में बैठकर बात करेंगे। मैंने पूछा कि मुंशी की गिरफ्तारी के बारे में आप लोगों को क्या बताएंगे? वो एक आंख दबाकर बोला, आप फिक्र ही ना करें, मैं कह सकता हूँ कि मैंने इसकी गिरफ्तारी के लिए खुद पुलिस बुलवाई है। वो हिसाब किताब में गड़बड़ कर रहा था। एक लम्हे को उसने रुक कर कहा, और ये कोई ऐसी गलत बात भी नहीं है। मैं इसकी तरफ से इस सिलसिले में मशकूक तो हूँ। मैंने इसे इजाज़त दे दी। थोड़ी देर बाद हम बैरूनी दफ्तर में आमने सामने बैठे थे। इस वक्त हमारे सिवा वहाँ और कोई भी नहीं था। राना नवाजिश अली ने दरवाज़ा अंदर से बंद करने के बाद एक मुलाजिम को हिदायत कर दी थी कि इधर किसी को आने न दिया जाए। एक अच्छी बात यह थी कि दरवाजे में लगे शीशे में से मैं बाहर का मंजर वाज़े तौर पर देख सकता था, जहाँ ट्रकों पर लोडिंग का काम जारी था। 4 दिसंबर को इतवार था। इतवार को हम छुट्टी करते हैं, इसलिए दुकान बंद होती है।
नवाजिश अली ने मालूमात उगलते हुए बताया। हस्बे मामूल इस रोज़ भी दुकान बंद थी, लेकिन दोपहर के बाद मुझे मजबूरन दुकान खोलना पड़ी। कोटली आज़ाद कश्मीर से एक पार्टी का फ़ोन आया था कि मेरा फौरी तौर पर 2 ट्रक गंदम और 1 ट्रक गुड़ उन्हें भेजना है। कारोबार में दूसरी पार्टी की ज़रूरत का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। मेरे पास ज़ाती 3 ट्रक हैं, जिनमें से 1 ट्रक इस वक्त दुकान पर मौजूद नहीं था। बहरहाल मैंने किसी न किसी तरह 1 ट्रक और चंद मजदूरों का इंतज़ाम किया और जल्दी जल्दी ट्रकों पर मतलूबा माल बार करवाने लगा। उसने सांस लेने के लिए एक मुख्तसर वक्फा किया और फिर बात जारी रखी। कोई 3-3:30 बजे के करीब जमील अख्तर को मैं अपनी दुकान पर देखकर हैरान रह गया। मैं इसे तकरीबन 8 साल बाद देख रहा था। वो कुछ तब्दील तो हो गया था, ताहम मैंने इसे पहचानने में देर नहीं लगाई। अब वो 23-24 साल का एक कड़ियल जवान था। मैं बड़ी गर्मजोशी के साथ इससे बगलगीर हो गया, मगर इसके रवैये में मुझे सतमहरी और कुसीलेपन का एहसास हुआ। फिर जल्द ही इसकी वजह भी मालूम हो गई। उसने मुझे वो तमाम बातें बताईं जो उसकी खाला ज़ेबुन ने मेरे खिलाफ उसके जहन में भर दी थीं, बल्कि यहाँ तक कह दिया था कि अगर मैं सीधे और शरीफाना तरीके से उसका हक उसके हवाले नहीं करूँगा तो वह अदालत से रिजू करेगा। मैंने समझाने वाले अंदाज में निहायती नर्म लहजे में कहा, बरखुरदार, तुम्हें दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं है। तुम्हारी मासी तुम्हें बहका रही है। दरअसल वो अपनी बेटी की शादी तुमसे करना चाहती है, इसलिए झूठ बोल रही है कि कड़ियान वाला की अराजी तुम्हारे वालिद मरहूम की थी। इसने तो तुम्हारी वालदा की वफात पर भी तुम्हें अपने साथ ले जाने की पूरी कोशिश की थी, मगर मैंने उसकी एक नहीं चलने दी। जब तुम्हारे वालिद का इंतकाल हुआ, उस वक्त तुम अभी इस दुनिया में आए भी नहीं थे। फिर 4 साल के भी नहीं हुए थे कि तुम्हारी वालदा चल बसी। इसके बाद मैं तुम्हें अपने साथ यहाँ ले आया था। उस वक्त तुम्हारी उम्र इतनी नहीं थी कि ज़मीन और जायदाद के मामलात को समझ सकते। बाद में तो मैंने सब कुछ तुम्हें बता ही दिया था कि वो ज़मीनें दरअसल मेरी ही थीं, जो मैंने तुम्हारे वालिद को ठेके पर काश्तकारी के लिए दी हुई थीं। वो पूरी बात सुनने के बाद बोला, ये सब कुछ तो मेरे जहन में सालों से भर रहे हो तुम। मैंने तुम्हें वही बताया है और बताता रहा हूँ जो हकीकत है। वो बरहमी से बोला, आप और आपकी औलादें तो मेरे वालिद की ज़मीन की कमाई पर मज़े लूटते रहे और मैं इस घर में एक नौकर की हैसियत से ज़िंदगी गुजारता रहा, लेकिन अब हकीकत का मुझे पता चल गया है। मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। मैंने कहा कि तुम्हारी मासी का दिमाग ख़राब हो गया है। वो नहीं चाहती कि तुम दोबारा मेरे पास आ जाओ। और हाँ, तुम इतने साल तक कहाँ रहे हो? मामूली सी बात पर नाराज़ होकर कोई यूं चला जाता है? तुम तो तसव्वुर नहीं कर सकते मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान रहा हूँ। क्या अब तक तुम अपनी मासी के पास ही थे? मेरे सवाल को नज़रअंदाज करते हुए उसने पूछा, आपने क्या फ़ैसला किया है? कैसा फ़ैसला? घर का मामला घर ही में निबट जाएगा या मुझे मुकदमेबाजी करना पड़ेगी? मैंने गुस्से को ज़ब्त करते हुए कहा कि ये मुकदमेबाजी की राह भी तुम्हें तुम्हारी मासी ने दिखाई होगी। आप इसको छोड़े मेरी बात का जवाब दें। मैंने कहा, तुम्हारी बात का जवाब सिर्फ इतना सा है कि तुम्हारी मासी तुमसे कोई पुरानी दुश्मनी निकालना चाहती है और तुम उसका आलाकार बनने के लिए अंधे हो गए हो। एक मासी ही की तो बात नहीं है। वो मेरे सामने तनकर खड़ा हो गया। कड़ियान वाला के लोगों का भी यही ख्याल है। वो ज़मीनें मेरे वालिद मरहूम की हैं, जिन पर आप सांप बनकर बैठे हुए हैं। उसका लहजा अंदर से खोला रहा था। मगर मैं जवाबन तेज में नहीं आना चाहता था, बल्कि मैं ये कोशिश कर रहा था कि इसकी मासी के सहर का कोई तोड़ कर सकूं। मैंने मोतदिल लहजे में कहा, बरखुरदार, तुम तो बुजुर्गों का एहतराम भी भूल गए। ये तुम अपने ताया से किस अंदाज में बात कर रहे हो? वो ताया जिसने तुम्हें एक बाप बनकर पाला, खिला पिलाकर जवान किया, पढ़ा लिखा कर इस मुआशरे का एक मोअज़्ज़िज़ शहरी बनाया, तुम उस ताया को आंखें दिखा रहे हो? मैं इस ताया को आंखें दिखा रहा हूँ जिसने बुरी तरह बेइज्जत करके मुझे घर से निकल जाने पर मजबूर कर दिया और जो मेरे वालिद मरहूम की तमाम ज़मीन और जायदाद पर कब्जा करके बैठा है। मैंने इस पर भी सख्त रवैया इख्तियार नहीं किया और कहा कि लगता है तुम्हारी मासी कोई गहरी साजिश कर रही है और गांव वालों को भी उसने अपने साथ मिला लिया है। इतने सारे लोग झूठ नहीं बोल सकते। वो पाँव पटक कर बोला, मैं अब यहाँ से सीधा पटवारी के पास जाऊँगा, फिर तहसीलदार के पास और जहाँ जहाँ भी ज़रूरी हुआ वहाँ जाऊँगा। फिर आपकी बातों में लेकिन नहीं आऊँगा। अब ये तो मुझे पता चल गया है कि आप सीधे तरीके से मेरा हक वापस नहीं करेंगे। इतना कहकर वो जाने लगा तो मैंने आवाज़ देकर उसे रोक लिया और कहा कि तुम एक पढ़े लिखे और समझदार इंसान हो। मैं अपनी बात की सच्चाई के लिए तुम्हें वो तमाम कागजात और दस्तावेजात दिखा सकता हूँ जो मुझे कड़ियान वाला की ज़मीनों का मालिक साबित करती हैं।
फिर तो तुम्हारा शक दूर हो जाएगा ना। वो सोच में पड़ गया और फिर बोला, हाँ दिखाएं मुझे वो दस्तावेजात, वो देखने के बाद ही मैं कोई फैसला करूँगा। मैंने कहा कि तुम आराम से दफ्तर में बैठो, ज़रा ये काम ख़त्म हो जाए तो फिर मैं तुम्हें अपने साथ घर ले चलूँगा और तमाम दस्तावेजात निकाल कर तुम्हारे सामने रख दूँगा। मैं इस घर में हरगिज़ कदम नहीं रखूँगा। वो भड़क कर बोला, आप शायद भूल गए हैं, मगर मैं माजी का वो शर्मनाक वाक़या नहीं भूल सकता, नहीं भूल सकता मैं वो दिन। वो खासा जज्बाती हो रहा था। मैंने बात बढ़ाना मुनासिब नहीं समझा और नर्म लहजे में कहा, ठीक है, तुम वहाँ नहीं जाना चाहते तो ना जाओ, मगर यहाँ दफ्तर में तो आराम से बैठो। ट्रक रवाना हो जाए तो मैं जाकर वो कागजात ले आऊँगा। अब तो खुश हो। उसने कोई जवाब नहीं दिया और एक कुर्सी पर बैठ गया। इसी कुर्सी पर मलिक साहब, जहाँ इस वक्त आप बैठे हुए हैं। मैं बाहर जाकर काम की निगरानी करने लगा। मगरिब की अजान तक हम काम से फारिग हो गए तो मैं कागजात वगैरह लेने घर चला गया, मगर जब मैं वापस आया तो जमील वहाँ से जा चुका था। मेरे बेटे फैयाज अहमद ने बताया कि वो धमकी देकर गया है कि अदालत ही से रिजू करेगा। राना नवाजिश अली बात ख़त्म कर चुका तो मैंने कहा कि जब वो दस्तावेजात देखने पर आमादा हो गया था तो फिर चला क्यों गया? रब जाने मलिक साहब, नवाजिश अली ने दोनों हाथ मलते हुए कहा। लगता है कि ज़ैबुन ने उसे मेरे खिलाफ करने के लिए कोई ऐसा तावीज़ घोल कर पिला दिया था कि उसका दिमाग ही उलट गया था। मुझे तो वो कोई पागल ही नजर आ रहा था। मुझे दाल में कुछ काला महसूस हुआ। मैंने पूछा कि राना साहब, जब आप कागजात लेने के लिए गए तो दुकान में कौन कौन था? अल्लाह आपका भला करे, एक तो मेरा बड़ा बेटा फैयाज अहमद था और मुंशी था, और 2-4 पांडीवाल थे, यानी कि पल्लेदार मजदूर। मैंने कहा कि राना साहब, वो छुट्टी का दिन था और आपने हंगामी हालात के तहत दुकान खोली थी। मुंशी उस दिन वहाँ कैसे पहुँच गया? मुंशी का घर इधर मंडी के नज़दीक ही है, नवाजिश अली ने बताया। मैंने आते हुए रास्ते में उसे भी साथ ले लिया था। पांडी वगैरह तो इधर मंडी में ही फट्टों पर बैठे मिल जाते हैं। वैसे मैंने एहतियातन अपने घरेलू मुलाजिम शेरू को भी साथ ले लिया था ताकि कोई दुश्वारी पेश ना आए। मैंने पूछा, शेरू आपके घर में किस किस्म की मुलाजमत करता है? वो जी मेरा ड्राइवर है, उसके अलावा फारिग वक्त में वो घर के ऊपरी काम भी कर देता है। राना साहब, आपने बताया कि जब आप दस्तावेजात वगैरह लेकर वापस दुकान पर पहुंचे तो जमील वहां से जा चुका था। इस वक्त दुकान में और कौन कौन था? ये सवाल आप पहले भी पूछ चुके हैं, नवाजिश अली ने पहलू बदलते हुए जवाब दिया। आपको जवाब देने में कोई एतराज़ है? इसने नफ़ी में सर हिला दिया। मैंने कहा, पहले वाले सवाल और इस सवाल में थोड़ा फ़र्क है। पहले मैंने पूछा था कि घर जाते वक्त दुकान में कौन कौन था। अब पूछ रहा हूँ कि जब आपकी वापसी हुई तो दुकान में कौन कौन मौजूद था। कुछ देर सोचने के बाद उसने जवाब दिया, पांडी तो उस वक्त तक रुखसत हो चुके थे। फैयाज अहमद, मुंशी और शेरू वहीं पर मौजूद थे। मैंने चुपते हुए लहजे में सवाल किया, शेरू तो आपका ड्राइवर है, आप उसके बगैर ही घर चले गए थे? वो जी बात दरअसल ये है कि घर से दुकान पर आने जाने के लिए मैं गाड़ी इस्तेमाल नहीं करता। फासला ही कितना है आखिर। वैसे भी इतनी चहलकदमी तो करनी ही चाहिए, सेहत अच्छी रहती है। मैंने पूछा, मुंशी तो इस वक्त थाने में है। आप ये बताएं कि 4 दिसंबर को लोडिंग करने वाले मजदूरों और आपके ड्राइवर शेरू से अभी मैं मिल सकता हूँ, और वो आपका साहबजादा फैयाज अहमद किधर है? लोडिंग वाले बंदे तो हमने अपना काम चलाने के लिए इधर उधर से पकड़े थे। वो बाकायदा हमारे मुलाजिम नहीं थे, इसलिए इनसे मुलाकात तो मुमकिन नहीं हो सकती। और फैयाज अहमद की बात रही तो वो इस वक्त घर पर होगा। वो कल ही लाहौर से आया है। दोनों भाई उधर बड़े कॉलेज में पढ़ते हैं और हॉस्टल में रहते हैं। बारी बारी घर का चक्कर लगाते रहते हैं। एक लम्हे को रुक कर उसने दफ्तर के दरवाजे से बाहर झांका और फिर बोला, शेरू, शेरू तो अभी थोड़ी देर पहले तो यहीं था, अब नजर नहीं आ रहा। आप ठहरें, मैं इसे ढूंढवाता हूँ। अपनी बात खत्म करके उसने दफ्तर के बाहर जाकर एक मजदूर को कुछ हिदायत दी, फिर अंदर आ गया। उसने मज़कूरा मजदूर से जो बात की थी वो मैंने भी सुनी थी। उसने वाकई शेरू को तलाश करने की बात की थी। थोड़ी देर में इस मजदूर ने आकर बताया कि शेरू आसपास कहीं भी नहीं है, हो सकता है कि घर की तरफ चला गया हो। नवाजिश अली ने कयासाराई की। मेरे जहन में एएसआई की फराहम करदा इतला महफूज थी। उसने बताया था कि थोड़ी देर के लिए मुंशी ने दफ्तर से बाहर जाकर एक कदावर शख्स से पुरस्कार अंदाज में कुछ खुसर पुसर की थी। मुझे शक था कि वो शख्स शेरू हो सकता था। नवाजिश के बयान के मुताबिक मकतूल जमील अख्तर उसका इंतजार किए बगैर वहां से चला गया था। तो इस वक्त दुकान पर अहम अफराद मुंशी, शेरू और नवाजिश का बेटा
फैयाज अहमद मौजूद थे। मुझे यकीन था कि ये तीनों अफराद जमील अख्तर के कत्ल का मुअम्मा हल करने में बहुत काम के बंदे साबित हो सकते थे और इस केस पर खासी रोशनी डाल सकते थे। मैंने तीनों को मुश्तबा अफराद की फहरिस्त में सबसे ऊपर रख लिया और नवाजिश अली से कहा, राना साहब, ज़मीनों की वो मालकाना दस्तावेजात मैं भी देखना चाहता हूँ। उसके चेहरे पर इस नौयत की घबराहट नमूदार हुई जैसे किसी चोर की चोरी पकड़े जाने पर उसके चेहरे पर नमूदार होती है। मुझे यकीन हो गया कि अगर नवाजिश अली ने भतीजे का कत्ल नहीं भी करवाया तो उसने ज़मीनों के मामले में ज़रूर कोई बड़ा घपला किया होगा। वो जब खासी देर तक मुस्तरिब नज़रों से मुझे देखता रहा तो मैंने कहा, दस्तावेजात दिखाने में कोई कबाहत है क्या? वो जल्दी से बोला, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल वो कागजात यहाँ नहीं हैं, घर पर रखे हुए हैं। आप तो जानते हैं ऐसी अहम चीज़ों को तो दफ्तर में नहीं रखा जा सकता ना, यहाँ तो हर किस्म के लोग आते हैं। कोई बात नहीं, मैं आपके साथ घर चलता हूँ। मैंने कहा, अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो। मुझे क्या एतराज़ हो सकता है जनाब, चलें, अभी चलते हैं। फिर वो उठकर खड़ा हो गया। ज़मीन की मिल्कियत के कागजात देखने की बात मैंने ऐसे ही कर दी थी। दरअसल मैं इसके घर इसलिए जाना चाहता था कि शेरू वहीं मिल सकता था और नवाजिश अली ये तो बता ही चुका था कि उसका बेटा फैयाज अहमद लाहौर से आया हुआ है और इस वक्त घर पर ही है। एक मशकूक पर मुंशी इस वक्त थाने में था। बाकी दोनों अफराद की ज़रूरत थी और यही ज़रूरत मुझे राना नवाजिश अली के घर जाने पर उकसा रही थी। अगर मेरा अंदाज़ा गलत नहीं था तो फिर मुंशी ने जिस कदावर तनोमन शख्स से सरगोशी की थी वो शेरू ही था जो वहां से फौरन रुखसत हो गया था और कामिल मुझे यकीन था कि वो कोई सनसनीखेज इतला देने फैयाज अहमद के पास गया था। हम दोनों एक साथ दफ्तर से बाहर निकले। राना नवाजिश अली ने चंद लोगों को काम के बारे में कुछ अहकामात जारी किए और फिर हम पैदल ही उसके घर की जानिब रवाना हो गए। ठीक 15 मिनट के बाद मैं राना नवाजिश अली के ड्राइंग रूम में बैठा हुआ था। इस मरतबा उसने बसद इसरार मुझे कस्तूरी वाला दूध पिला ही दिया था। इसके बाद वो अंदर से एक फ़ाइल उठा लाया। फ़ाइल को वो मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये फ़ाइल मैंने बिल्कुल अलग ही रखा हुआ है, आप देखकर अपनी तसल्ली कर लें। मैंने फ़ाइल खोलकर देखना शुरू कर दी। इसमें लगे हुए तमाम कागजात पाकिस्तान बनने से पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट के जारी करता थे और इस बात की तस्दीक करते थे कि मौजा कड़ियानवाला की ज़मीनों का मालिक व मुख्तार राना नवाजिश अली ही था। इन कागजात की तस्दीक के बारे में कोई हतमी बात नहीं कही जा सकती थी। क़याम पाकिस्तान के बाद कितने ही अय्यार लोगों ने दूसरों की ज़मीनों पर अपनी मिल्कियत साबित करने के लिए ओछे हथकंडे अपनाकर जाली दस्तावेजात तैयार करा ली थीं। ये बात बईदस इम्कान नहीं थी कि राना नवाजिश अली ने भी यही किया हो। मुख्तलिफ कागजात पर ब्रिटिश अदालतों के फैसलों की मोहरें भी सब थीं। इसके अलावा एक ठेकेदारी का मुआहदा भी था जिसके मुताबिक ये ज़मीनें जिनका मालिक नवाजिश अली था अमानत अली को काश्तकारी की क़स्द से दी गई थीं। इस मुआहदे पर मकतूल जमील अख्तर के मरहूम वालिद अमानत अली के दस्तखत बतौर मज़ार सब्त थे। मैंने फ़ाइल वापस करते हुए नवाजिश अली को ऐसा तासुर दिया जैसे मैं इसकी तरफ से मुतमईन हो गया हूँ। ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि मुझे उसके फ़र्जंदे अर्जुमंद पर हाथ डालना था। मैंने दोस्ताना लहजे में कहा, राना साहब, आपने बताया था कि आपका बेटा फैयाज अहमद आजकल लाहौर आया हुआ है, वो अभी तक नज़र नहीं आया, क्या घर में नहीं है? नज़र तो वो मुझे भी नहीं आया, उसने कहा। ठहरे, मैं इसकी माँ से पूछता हूँ। वो उठकर घर के अंदरूनी हिस्से में गया और थोड़ी देर बाद वापस आकर बताया, वो कुछ देर पहले लाहौर चला गया है। मुझे अचानक खतरे की भू महसूस हुई। मैंने तेज़ लहजे में पूछा, आपने तो बताया था कि वो कल ही लाहौर से आया है, फिर इतनी जल्दी वापस कैसे चला गया, और वो भी आपको बताए बगैर? बात कुछ मेरी समझ में नहीं आई। बात तो मेरी समझ में भी नहीं आई मलिक साहब, वो मुस्तरिब नज़रों से मुझे देखते हुए बोला। मेरी बीवी ने बताया है कि कोई ज़रूरी फ़ोन लाहौर से आया था, इसलिए उसे जाना पड़ गया। मैं समझ गया कि कोई गड़बड़ हो चुकी है। मेरा जहन बहुत तेज़ी से सोच रहा था। मैंने पूछा, फैयाज अहमद लाहौर में किस कॉलेज में पढ़ता है? नवाजिश अली ने मुझे उसके कॉलेज का नाम और क्लास वगैरह के बारे में बताया। मैंने पूछा, आपका ड्राइवर शेरू किधर है? अभी उधर सहन में था, मैं इसे थाने लेकर जा रहा हूँ, मैंने उठते हुए कहा। इसका बयान भी हो जाएगा और ये ज़रूरी है, बुलाएं उसे। नवाजिश अली ने पूछा कि इसके बयान की क्या ज़रूरत है? बड़ी सख्त ज़रूरत है राना साहब, मैंने कतईयत से कहा। मुंशी के साथ मैं इससे भी पूछगछ करूँगा। इन लोगों ने आखिरी मरतबा मकतूल को जिंदा देखा था। वैसे आप परेशान न हों,
अगर इन्होंने कोई जुर्म नहीं किया तो इनका बाल भी बीका नहीं होगा। बस मामूल के चंद सवालात करना है, जैसा कि आपसे किए हैं। मैंने राना को ये नहीं बताया कि इसके बाद इसके बेटे की भी बारी आने वाली है। इस तरह वो फयाज अहमद को मुत्तला कर सकता था, मगर मुझे उम्मीद थी कि वो इसके बावजूद भी अपने बेटे को खबर ज़रूर करेगा। वो खासा होशियार और काइयां किस्म का आदमी नज़र आता था, मगर मैं इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकता था। कम से कम फ़िलहाल कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि फयाज अहमद इस वक्त मेरी दस्तरस से दूर था। इसकी गिरफ्तारी के लिए अदालत से वारंट पे गिरफ्तारी हासिल करना ज़रूरी थे, क्योंकि वहाँ कॉलेज में बगैर वारंट के उसकी गिरफ्तारी में मुश्किलात पेश आ सकती थीं। इस वक्त अदालत का वक्त भी ख़त्म हो चुका था और दूसरे रोज़ इतवार था। अब ये मामला पीर को ही निपटाया जा सकता था। मैंने शेरू को साथ लिया और थाने वापस आ गया। इसे मैंने गिरफ्तार नहीं किया था, इसलिए वो खासा मुतमईन नज़र आ रहा था। इसके इत्मीनान की एक वजह राना नवाजिश की वो तसल्लियाँ भी थीं जो उसने बवक्त रुखसत उसे दी थीं। थाने पहुंचते ही मैंने शेरू को एक खौफनाक हवलदार के हवाले करते हुए कहा, बहादुर अली, इसे ज़रा थाने के अदब आदाब तो सिखाओ। शेरू बहादुर अली को देखते ही सहम गया। वो शक्ल से पूरा जल्लाद नजर आता था। उसका रंग स्याह था। उसने सफ़ेद दांतों की नुमाइश करते हुए शेरू की जानिब हाथ बढ़ाया, फिर मुझसे कहा, तुसी फिक्र ही ना करो सरकार, मैं आपका इशारा समझ गया हूँ। शेरू खुद भी खासा सेहतमंद और कदावर था, मगर बहादुर अली इस पर सवा शेर नहीं बल्कि 1.5 शेर था। बहादुर अली ने इसे बाजू से पकड़कर जोरदार झटका दिया, फिर खौफनाक लहजे में फुनकारा, चलो सुरमा जी, आगे लगो। शेरू मेरी जानिब देखकर मिनमिनाया, थानेदार साहब, आपने तो कहा था कि मामूली सवालात ही पूछेंगे। यह हवलदार मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? सवालात भी तुमसे पूछेंगे शेर खान के मामे, पहले थोड़ी शेर शेर तो कर लो। मैंने हवलदार को जाने का इशारा करते हुए कहा। बहादुर अली ने इसे कॉलर से पकड़कर धक्का देते हुए कहा, जरा छुरी के नीचे दम तो ले लो बागड़ बिल्ले की औलाद, अभी तो हमने तुम्हारी बहुत खिदमतें करनी हैं। शेरू ने थोड़ा पसोपेश किया, मगर बहादुर अली इसे तकरीबन घसीटते हुए वहां से ले गया। इसके जाते ही मैंने कांस्टेबल को भेजकर मुंशी को अपने कमरे में बुला लिया। मुंशी कमरे में दाखिल हुआ तो उसके पीछे पीछे एएसआई अहमद हसन भी आ गया। मुंशी की हालत को देखकर मुझे अंदाज़ा हो गया कि अब तक इसकी खासी खातिर मदारात हो चुकी थी। मैंने एएसआई को ऐसी कोई हिदायत नहीं की थी, मगर थाने की रवायती मेहमानदारी कोई ठगी छुपी बात नहीं है। वो सर झुकाकर मेरे सामने खड़ा हो गया तो मैंने एएसआई से पूछा, अहमद हसन, तुमने उसको हाथ तो नहीं लगाया? ना मलिक साहब, मैंने तो इससे बात तक नहीं की, कोई सवाल भी नहीं पूछा। वो मुंशी की जानिब देखते हुए बोला, आप तस्दीक कर लें जनाब। मुंशी 35-36 साल का एक दुबला पतला और कमज़ोर सा शख्स था। एएसआई के जवाब पर उसने शिकायती नज़रों से मुझे देखा और रोना शुरू कर दिया। रोते हुए उसने मुझे बताया कि थानेदार साहब, इन्होंने मुझे बहुत मारा है। एएसआई ने इसकी गर्दन में एक छापड़ रसीद करते हुए कहा, मार तो अब शुरू होगी बच्चू, लग पता जाएगा मुंशी मुनक्के की औलाद। वो और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। मैंने इसे एक दबका मारा, और क्या जनानियों की तरह टसवे बहा रहा है, अगर तूने रोना बंद न किया तो खाल उधेड़ कर रख दूंगा। उसने फौरन आंखें खुश्क की और खौफजदा नज़र से मेरी जानिब देखने लगा। मैंने सख्त लहजे में पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने जवाब दिया, बशीर अहमद। हाँ तो बशीर, क्या इरादा है? जो मैं पूछूं सच सच बताओगे या फिर? मैं झूठ नहीं बोलूँगा सरकार, उसने मेरा जुमला मुकम्मल होने से पहले ही हाथ जोड़कर कहा। मैंने थानेदाराना लहजे में पूछा, सुबह दुकान पर तुमने शेरू के कान में क्या बात कही थी? शेरू का नाम सुनकर वो चौंका। ओ जनाब, वो तो एएसआई ने उसकी कमर पर लात रसीद की। ओए क्या वो तो लगा रखी है तूने? सुना नहीं मलिक साहब क्या पूछ रहे हैं? मलिक साहब, वो गिड़गिड़ाते हुए बोला, मैंने कुछ नहीं कहा, मैं बेकसूर हूँ। मैंने उठकर उसके मुंह पर एक तमाचा रसीद किया। बेकसूर के घोड़े, मैंने जो पूछा है उसका जवाब दे, वरना मार मार कर धामा निकाल दूंगा। वो थर थर कांपने लगा। एएसआई ने खूंखार नज़रों से उसे घूरते हुए कहा, मलिक साहब, ये इसे कुछ नहीं बताएगा, इसे मेरे हवाले कर दें, मैं इसकी ज़बान खुद खुलवाऊंगा। छोटे राणा साहब मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, उन्होंने सख्ती से मना कर रखा था। वो मिन्नत आमेज लहजे में घिघियाया। और कौन छोटे राणा साहब? मैंने सख्त लहजे में पूछा। उन्होंने किस बात से तुम्हें मना कर रखा है? वो मेरी आंखों में तशद्दुद के लहराते साए देखकर लरस कर रह गया। मेरी जान का सवाल है जनाब, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। बच्चे तुम्हारे तो अब यतीम होकर ही रहेंगे मुंशी बशीरे, एएसआई ने
कातिलाना अंदाज में उसे घूरा। यहाँ से जिंदा जाओ तो राणा के हत्थे चढ़ जाओगे, हम तो मारकर यहीं थाने के अहाते में दफन कर देंगे, ना कोई कब्र बनेगी न पता निशान। हाय वे मेरिया सोनिया रब्बा, मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ। वो छत की जानिब देखते हुए फरियाद गुनाह हुआ। मैंने कहा कि तुमने अभी बताया नहीं कि तुम्हें कौन से राणा साहब ने कुछ बताने से मना कर रखा है। अगर जवाब देने का मूड नहीं है तो मैं तुम्हें एएसआई के हवाले करता हूँ। उसने अचानक मेज के नीचे घुसकर मेरी टांगें पकड़ ली, फिर ज़ारो कतार रोने लगा। एएसआई ने बमुश्किल उसे खींचकर बाहर निकाला। वो आंसुओं के दरमियान कपकपाती हुई आवाज़ में गोया हुआ, पहले आप मुझसे वादा करें कि राणा साहब को मेरे बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे, फिर मैं आपको पूरी तफसील सुनाता हूँ। ओए, हम तेरी बेबे के नौकर हैं क्या? एएसआई ने गद कर कहा। हम ऐसा कोई वादा नहीं कर सकते। मैंने एक फौरी ख्याल के तहत एएसआई को बाहर जाने का इशारा किया। जब वो कमरे से निकल गया तो मैंने मुंशी बशीर अहमद से कहा, बैठ जाओ। वो मेरे बदलते हुए रवैये पर हक्का बक्का होकर मुझे देखने लगा। मैंने सामने बिछी हुई कुर्सी की जानिब इशारा करते हुए बनिस्बत नर्म लहजे में कहा, तुमने सुना नहीं, बैठ जाओ। वो झिझकते हुए बैठ गया और फिर हैरत आमेज सवालिया नजरों से मेरी जानिब तकने लगा। उसकी निगाहों में उलझन के तासुरात नुमायां थे। मैंने आगे को झुकते हुए ठोस लहजे में कहा, मुंशी बशीर अहमद, मैं जानता हूँ कि तुम एक शरीफ आदमी हो और तुमने कोई जुर्म नहीं किया है, मगर जुर्म की पर्दापोशी करना भी एक संगीन जुर्म होता है। मैंने एक लम्हे को तवक्कुफ करके उसकी आंखों में अपनी बात का रद्द अमल तलाश करने की कोशिश की, फिर अंधेरे में एक तीर चला दिया। बशीर अहमद, मैंने एक पुलिस पार्टी राणा फयाज अहमद की गिरफ्तारी के लिए लाहौर रवाना कर दी है और शेरू भी इस वक्त हवालात में बंद है। शेरू ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि 4 दिसंबर इतवार की शाम दुकान में क्या वाकयात पेश आए थे। अब तुम मजीद झूठ बोलोगे तो खुद को जेल जाने से नहीं बचा सकोगे, और राणा साहब की धमकी की तुम फिक्र ना करो, मैं इनसे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहूँगा, सारा इल्ज़ाम शेरू पर डाल दूंगा। अब सोच लो कि तुम सच बोलकर जान छुड़ाना चाहते हो या सारी उम्र जेल की सलाखों के पीछे सड़ना चाहते हो। अपनी बात खत्म करके मैं इसे घूरने लगा। मेरा तीर निशाने पर लगा था। वो मेरे झांसे में आ गया, फिर थूक निकलकर बोला, जब शेरू ने सब कुछ उगल दिया है तो बाकी क्या बचा है। थोड़ा तवक्कुफ करके उसने कहा, पर थानेदार साहब, मेरा नाम नहीं आना चाहिए। मैंने एक मरतबा फिर उसे यकीन दिलाया। उसने ठहर ठहर कर मुझे सारी कथा सुना दी। मैंने हवलदार को अपने कमरे में बुलाकर कहा, मुंशी बशीर अहमद को शेरू वाली हवालात में बंद कर दो और शेरू को मेरे पास ले आओ। हवलदार इसे लेकर जाने लगा तो मैंने पीछे से कहा, मुंशी को अब बिल्कुल हाथ नहीं लगाना। मुंशी बहुत मुतमईन होकर उसके साथ चला गया। थोड़ी देर बाद हवलदार शेरू को लेकर आ गया। उसके साथ ही एएसआई अहमद हसन भी आ गया। शेरू का हुलिया बता रहा था कि उसकी खासी दुर्गत बनाई गई थी। वो मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसके एक तरफ हवलदार बहादुर अली और दूसरी तरफ अहमद हसन जमकर खड़े हो गए। मैं कुछ देर तक खामोश नजरों से शेरू को घूरता रहा। कमरे में मुहीब सन्नाटा छाया हुआ था। फिर इस सन्नाटे में मेरी आवाज़ गूंजी। मैंने हवलदार और एएसआई को मुखातिब करते हुए कहा, मैं आप लोगों को एक मुख्तसर सी कहानी सुनाता हूँ जिसका अंजाम आप शेरू की ज़बानी सुनेंगे। वो दोनों हमतन गोश हो गए, मगर शेरू बेचैनी से मेरी तरफ देखने लगा। वो मेरी रवैये पर किसी तजब्जुब में मुब्तला हो गया था। उसने यहाँ आने से पहले मुंशी बशीर अहमद को भी हवालात में बंद होते हुए देख लिया होगा। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है। मैंने खकार कर गला साफ किया, फिर मुंशी की सुनाई हुई कहानी की रोशनी में कहना शुरू किया। 4 दिसंबर बरोज़ इतवार, छुट्टी का दिन, ग़रूब आफ्ताब के बाद गल्ला मंडी की एक दुकान में 4 अफराद एक शख्स का इंतज़ार कर रहे थे जो किसी किस्म की दस्तावेज़ात घर से लाने के लिए गया था। शायद मैंने कुछ गलत कह दिया। दरअसल एक शख्स महवे इंतज़ार था जो मज़कूरा दिन दोपहर को वहां पहुंचा था। फिर अचानक मुंतज़िर शख्स और दुकान के मालिक के बेटे में किसी बात पर तल कलामी शुरू हो गई जो हाथापाई तक जा पहुंची। वाज़ेह रहे कि वहां मौजूद 4 अफराद में से एक शख्स यही दुकानदार का बेटा था और जिससे इसकी लड़ाई हो रही थी वो किसी दूसरे शहर से वहां पहुंचा था। इनकी गालम गुफ्तार से अंदाज़ा होता था कि इनके दरमियान कोई देरी ना चपकलिश थी। बाकी 2 अफराद में से एक इस दुकान का मुंशी और दूसरा मालिक दुकान का मुलाजिम खास था। चलें ये भी बता देता हूँ कि घर जाने वाला शख्स ही इस दुकान का मालिक था। मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके शेरू के चेहरे का जायज़ा लिया। वहाँ मुझे तफक्कुर की गहरी घटा छाई हुई नजर आई।
मैंने सिलसिला कलाम को जारी रखते हुए कहा। फिर एक मौके पर बैरूनी शहर से आने वाला शख्स दुकानदार के बेटे पर भारी पड़ने लगा। इस सूरत हाल को देखकर हट्टे कट्टे मुलाजिम खास के हक के नमक ने जोश मारा और वो अपने मालिक की मदद को लपका। उसने अपने मालिक के ऊपर छाए हुए शख्स की गर्दन अपने दोनों हाथों में दबोचकर दबाना शुरू कर दी। शायद कोई हसास रग दब गई कि उस शख्स की गर्दन एक जानिब को ढलक गई। बज़ाहिर तो यही लगता था कि वो बेहोश हो चुका था। अभी तक मालिक की दुकान वापस नहीं आया था। इन तीनों अफराद ने किसी न किसी तरह बेहोश होने वाले शख्स को घसीटकर गोदाम में रखी हुई अनाज की बोरियों के पीछे छुपा दिया। जब वो इस काम से फारिग हो गए तो मालिक की दुकान भी वहां पहुंच गया। इतनी देर में दुकानदार का बेटा इन दोनों को अपनी मर्जी का बयान रटवा चुका था और धमकी दी थी कि अगर उन्होंने इसकी मर्जी के खिलाफ एक लफ्ज भी जबान से निकाला तो इनकी खैर नहीं होगी। मैंने बात खत्म करके शेरू की जानिब उंगली उठाते हुए कहा, बाकी की कहानी ये सुनाएगा। मुझे कुछ पता नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। वो किस्तों में हकलाते हुए बोला। खौफ ने उसके पूरे वजूद को अपनी हिसार में ले रखा था। उसका अंग अंग खिजा रसीदा पत्ते की मानिंद कांप रहा था। इसको चीरा लगाते हैं जनाब, हवलदार बहादुर अली ने खौफनाक अंदाज में कहा। फिर इसका एक एक ऐसा पुकार उठेगा, हमें कुछ पूछने की जरूरत ही महसूस नहीं होगी। एएसआई अहमद हसन ने कहा कि मेरे ख्याल में इसके कपड़ों में चूहे छोड़ देते हैं। फिर ये जबान तो क्या। एएसआई जुमला अधूरा छोड़कर मायनाखेज अंदाज में मुस्कुराया। मैंने गजबनाक लहजे में पूछा, क्यों ओए राना के पालतू कुत्ते, कौन सा तरीका ठीक रहेगा। वो खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसमें खाने लगा और रो रो कर मुझे यकीन दिलाने की कोशिश करने लगा कि इसे कुछ मालूम नहीं था। मैंने इसके मगरमच्छ के आंसुओं की परवाह न करते हुए सरसराती हुई आवाज में कहा, हराम के तुखम, मुझे सब कुछ पता चल चुका है। तुम्हारे बाप मुंशी बशीर ने हमें सारा वाकया सुना दिया है। मैंने तुम्हारी माँ के दोस्त राना फयाज की गिरफ्तारी के लिए पुलिस पार्टी भी रवाना कर दी है। अब तुम सीधे सीधे फांसी के तख्ते पर जाओगे। अब भी वक्त है, मुझे बता दो, बेहोश होने के बाद जमील अख्तर के साथ क्या किया गया था और वो इधर रेलवे लाइन के पास किस तरह पहुंचा। फिर मैंने कदरे नर्म लहजे में कहा, तुम पुलिस के रगड़े में आ चुके हो, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि अगर तुमने सच बोला तो मैं तुम्हें बचाने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। वो अजीब लहजे में बोला, आप मुझे सोचने का मौका दें। ओए, सोचना क्या है लकड़ी के बांदर, जो सच है अभी बता दे। मैंने इसे झिड़का। हवलदार ने कहा कि मलिक साहब, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये सोचने की मोहलत हासिल करके कोई नई कहानी घड़ना चाहता है। शायद इसे अपने वली नेमत का इंतजार है। मैं तो कहता हूँ कि आप इसे मेरे हवाले कर दें, फिर देखें किस तरह फर आपके सवालों के जवाब देगा। क्यों है डश करे, क्या इरादा है। राना नवाजिश अली से किसी मदद की तवक्को मत रखना, इसका तो अपना बेटा फाय लगने वाला है। मैंने हतमी लहजे में कहा। मुंशी मुझे बेकसूर नजर आ रहा था और मैं ये भी समझ चुका था कि राना नवाजिश अली कत्ल की इस वारदात से आगा नहीं था, वरना वो मेरे सवालात की पकड़ में आ जाता। मुंशी की ज़बानी मुझे सब हालात मालूम हुए थे। वो भी इस बात की तस्दीक करते थे कि राना नवाजिश अली को इस मामले की हवा भी नहीं लगने दी गई थी। कातिल दोनों में से कोई एक था, राना फयाज अहमद या शेरू। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक मकतूल जमील अख्तर की मौत रात 10 और 11 बजे के दरमियान वाक़ हुई थी, जबकि राना फयाज और जमील के दरमियान झगड़ा शाम 6 बजे के करीब हुआ था। इसका मतलब ये था कि जमील को बेहोश करने के बाद जब अनाज की बोरियों के पीछे छुपाया गया था तो इस वक्त वो जिंदा था। मैंने शेरू को सोचने की मोहलत देने के बजाय हवलदार बहादुर अली के हवाले कर दिया। वो खुशी खुशी उसे लेकर वहां से चला गया। थोड़ी ही देर बाद पूछगछ के कमरे की तरफ से मुझे शेरू के बिलबिलाने की आवाज़ें आने लगीं। फिर इसकी दिलदोज़ चीखों में तेज़ी आती गई। 10 मिनट बाद इधर से आवाज़ आना बंद हो गई। इसके 1 मिनट बाद हवलदार ने आकर मुझे बताया, मुल्ज़िम हर किस्म के ताउन के लिए तैयार हो चुका है, आपका हुक्म हो तो हाजिर करूं। मैंने पूछा कि बहादुर अली कहीं चीरा तो नहीं लगा दिया इसको। नहीं जनाब, आपकी इजाज़त के बगैर इतना बड़ा कदम तो नहीं उठाया जा सकता था, हवलदार ने कहा। बस ज़रा कुर्सी के पायों वाला कुलिया आजमाया था। ठीक है, ले आओ इसे, मैंने कहा। पलक झपकते में हवलदार ने शेरू को पेश कर दिया। वो दोनों हाथ फिजा में उठाए इस तरह ऊपर नीचे झटक रहा था जैसे कोई परिंदा परवाज के लिए पर तोल रहा हो। इसकी हालत खासी काबिल रहम नजर आ रही थी। उसके चेहरे पर जर्दी खंडी हुई थी और आंखों में मायूसी हिलकोरे ले रही थी। 10-15 मिनट की मेहनत से हवलदार ने इसकी काया पलट दी थी। पुलिस वालों की जबान में इसकी ची बोल गई थी।
मैंने कड़े तेवरों से इसको घूरते हुए गजबनाक लहजे में पूछा, क्यों आए बेदुम के शेर, कोई कसर बाकी है? अभी यह सच बताने का इरादा कर लिया है तुमने? वो मरियल सी आवाज में बोला, थानेदार साहब, नौकर तो मालिक के गुलाम होते हैं, इनसे मालिक जो कहता है वो वही करते हैं। आपने थोड़ी देर पहले मुझे राना का पालतू कुत्ता कहा था। कुत्ते का तो काम ही मालिक के पाँव चाटना और उसके सामने दुम हिलाना होता है जनाब। मैंने भी जो किया मेरे मालिक ने चाहा था। मैं तो एक मोहरा था जनाब, मेरा कोई कसूर नहीं। इसका फैसला करने के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ कि कौन कसूरवार है और कौन बेकसूर। फिर केस तो अभी अदालत में भी जाएगा, बाकायदा फैसला तो वहीं होगा। तुम बस इतना बताओ कि 4 दिसंबर की शाम जब तुम और तुम्हारे मालिक राना फैयाज अहमद ने बेहोश जमील अख्तर को गोदाम की बोरियों के पीछे छुपा दिया था, तो इसके बाद क्या हुआ था? इसके बाद हम दुकान बंद करके बड़े राना साहब के साथ घर चले गए थे। हवलदार के दावे के मुताबिक शेरू रिकॉर्ड की तरह बजने लगा। फिर जब सब लोग सो गए तो राना फैयाज ने मुझे साथ लिया और हम दुकान पर आ गए। इस वक्त रात के 10 बज चुके थे और चारों तरफ हू का आलम था। इतनी खामोशी और सन्नाटा था कि हम गाड़ी लेकर घर से निकले तो किसी को खबर ही न हो सकी। हमने दुकान खोली, जमील अख्तर को हस्बे मामूल घसीट कर बोरियों के नीचे से बाहर निकाला और गाड़ी की डिक्की में डालकर रेलवे लाइन की जानिब रवाना हो गए। गलियां सुनसान थीं और हर तरफ सन्नाटे का राज था। रेलवे लाइन के करीब पहुंचकर हमने गाड़ी रोकी और जमील अख्तर को डिक्की से बाहर निकाल लिया। इस वक्त जमील के जिस्म में जुम्बिश पैदा हुई, वो अभी जिंदा था। राना सेठ ने तशवीशनाक नजरों से मुझे देखा और हुक्म दिया कि फिर मैंने अपने मालिक के हुक्म पर खासी देर तक पूरी कुव्वत से जमील अख्तर का गला दबाए रखा और उस वक्त छोड़ा जब वो ठंडा ठार हो चुका था। फिर हम इसे रेलवे लाइन की पटरी पर डालकर वापस आ गए। राना साहब का ख्याल था कि सब यही समझेंगे कि वो ट्रेन के हादसे में हलाक हुआ है। शेरू इकबाल जुर्म कर चुका था। अब किसी शक व शुबे की गुंजाइश बाकी नहीं थी। पीर के रोज मैंने अदालत से जाकर राना फैयाज अहमद का वारंट गिरफ्तारी हासिल किया और इसे एएसआई अहमद हसन की जेर निगरानी एक पुलिस पार्टी मुतल्लिका लाहौर के बड़े कॉलेज रवाना कर दी। शाम तक राना फैयाज गिरफ्तार होकर मेरे पास पहुंच चुका था। राना नवाजिश अली इससे पहले भी थाने के कई चक्कर लगा चुका था। बेटे की गिरफ्तारी के बाद तो वो थाने में धरना देकर बैठ गया। इस मर्तबा उसने मुझे अपने ताल्लुकात की धमकियां नहीं दी, न ही मेरी पेटी उतरवाने का दावा किया। पूरी सूरत हाल इस पर आया हो चुकी थी। वो अपनी कमज़ोर पोजीशन से भी वाकिफ था और मेरी सख्त गिरी से भी। फिर उसके नाजो नाम में पले हुए साहबजादे ने महज लातों घूसों और तमाचों के तुफैली सब कुछ कबूल कर लिया था। इसलिए राना नवाजिश अली कोई ऐसी राह निकालना चाहता था कि मैं कमज़ोर केस बनाऊं ताकि उसके लाडले को कम से कम सज़ा हो। इस सिलसिले में उसने मुझे इंतहाई अदब व एहतराम के साथ 1 लाख रुपए का नजराना पेश करने की कोशिश की, मगर मैंने नहायत ही सख्ती के साथ इसकी पेशकश ठुकरा दी। वाज़ेह रहे कि इस ज़माने में 1 लाख की रकम कोई मामूली बात न थी। आजकल जो मजदूर 3 साढ़े 3 हज़ार रुपये माहाना कमाता है, इस दौर में उसे 25-30 रुपये माहवार तनख्वाह मिलती थी। मैंने हिकारत से नवाजिश अली को देखते हुए कहा, राना, तुम एक जालिम और गासिब शख्स हो। जिस मासूम और यतीम व यसीर भतीजे की ज़मीन और जायदाद को तुमने अपने हथकंडों से हड़प कर लिया, आज वो दौलत तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। तुम अपनी दौलत और जायदाद को भी दांव पर लगा लो तो फिर भी तुम्हारा बेटा बच नहीं सकेगा। बेगुनाह जमील अख्तर का खून रंग लाकर रहेगा। आप यकीन नहीं करेंगे, मगर खुदा गवाह है। इसके बाद राना नवाजिश अली बाकायदा मेरे कदमों में बैठ गया और आंसुओं से रोते हुए मेरी मिन्नत समाजत करने लगा, मगर मेरे पाए इस्तकामत में जरा सी भी जुम्बिश पैदा न हुई। मैंने राना फैयाज अहमद और उसके नमकख्वार शेरू के खिलाफ कत्ले आमद का पर्चा काट कर उन्हें हवाला अदालत कर दिया। जुल्म और शिर्क अल्लाह के नज़दीक इंतहाई नापसंदीदा अमल हैं। जालिमों और मुशरिकों के लिए अल्लाह का दर्दनाक अजाब है। अल्लाह की रस्सी अगर दराज है तो लाठी बेआवाज़। इस लाठी के हरकत में आने से पहले हमें अपने अमाल का जायज़ा लेते रहना चाहिए और हस्ब तौफीक अमल भी करना चाहिए और अपना मुहासबा भी करना चाहिए।